बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ह्यूमन राइट्स फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज जो हमने स्टोरी शुरू करनी है उसका नाम है और कितना सफ़र बाकी है बाय सैयदा जुबारिया। चलिए शुरू कर लेते हैं। लफ्ज़ों से उनको प्यार है, मफ़हूम से मुझे वो गुल कहें जिसे मैं तेरा नक्श पा कहूँ। अब जुस्तजू है तेरी जफ़ा के जवाज़ की, जी चाहता है तुझको वफ़ा आशना कहूँ। कमरा फूलों का गुलिस्तान लग रहा था। दुपट्टे की ओर से जहां तक उसकी निगाह जा सकी उसे गुलाब और मोतिये के बेतहाशा लड़ियां दिखाई दे रही थीं। इतना महकता हुआ इस्तकबाल। मुस्कुराहट ने उसके तराशीदा लबों को छू लिया। आंखें हया से झुक गईं। जरा सा सीधी हो बैठी तो कान के झुमकों ने गालों को चूम लिया। चूड़ियां और कंगन जैसे कलाइयों से अटखेलियां करने लगे। शर्म की मुस्कुराहट थी कि लबों से जुदा ही न हो रही थी। जिंदगी ने आज एक नया मोड़ लिया था। इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत से कोई किसी को अपने दामन में समेटे तो खुद पर नाज सा होने लगता है। दिल के आंगन में वफा की फुहार सी बरसने लगती है। सोचे जैसे एक ही तारे पर बहने लगती हैं। इर्तकाज एक नुक्ते पर सिमट आता है। बाबुल के आंगन के परिंदों की चहचहाहटें, फूलों की खुशबू, झूलों के हंडोले, सब कुछ कहीं बहुत दूर रह गया था। मोहब्बत की इन छपर छाँव को छोड़ देने पर बहने वाले आंसू भी सूख गए थे। कैसी जादुई डोर थी जिससे बनकर वो यहाँ आ पहुंची थी। जैसे ख्वाबों का एक अनोखा जहां था वो थी। उसका मन मीत था। बहार का मौसम था और हंसी की फुहार। खटका सा हुआ तो वो कदरे सीधी हो बैठी। सपनों के बोझ तले दबी लरसती पलकों को जरा सा ऊपर उठाया। उसका जिंदगी का साथी उसे चंद कदम के फासले पर आन ठहरा था। चंद लम्हे खामोशी से सिरक गए, फिर वो उसके करीब हो बैठा। वो दो मजबूत हाथों ने उसके कोमल मखमली हाथों को थामा और बेतहाशा खूबसूरत कंगन उसकी कलाई की जीनत बन गए। उसके दिल की हालत गैर होने लगी। शर्म, झिझक, आने वाले लम्हों का मोहब्बत आमेज खौफ उसे खुद में समेटने पर मजबूर कर गया। शाहजल ने बहुत दिलचस्पी से उस मखमली सी गुड़िया को नजर भरकर देखा था। इरिज, मोहब्बत भरी सरगोशी पर उसने आंखें नहीं खोली थीं। यार आंखें तो खोलो, तुम्हारी सारी सजदे तो मैंने देख ली है, मुझे कौन देखेगा भला। शाहजल की शरारत अमेल झिंझलाहट पर उसने झट से आंखें खोलकर उसे देखा और निगाहें जैसे उस पर टिक सी गईं। बहुत प्यारा लग रहा हूं ना, उसने मखमूर से लहजे में कहा तो वो उसमें सिमट गई। मोहब्बत में बिखरने और सिमटने की भी अजीब सी दास्तां होती है। लम्हों की आंख मचोली में रात कब बीत गई खबर ही ना हुई। वलीमा 5 स्टार होटल में था। मेहमानों की तादाद कम ही थी क्योंकि शाहजल इस शख्स में नौवारिद था और बहुत शॉर्ट नोटिस पर होने वाली इस शादी में दूसरे शहरों और मुल्क से बाहर मुकीम उसके करीबी अजीज शिरकत नहीं कर पाए थे। उसकी तरफ से सिर्फ उसके वालदैन और 2-3 दोस्तों ने शिरकत की थी, जबकि इरिज की फैमिली भी मुख्तसर सी थी। अम्मी, बाबा और नीरज उसकी छोटी बहन, एक फुफ्फो और उनकी फैमिली। मुख्तसर से मेहमानों की मौजूदगी में वलीमे की तकरीब शानदार और बावकार तरीके से अंजाम पाई। इरिज की आंखों में चमकते जुगनू और दमकते रंग में खिली मोहब्बत की गुलाबियां बहुत हद तक अम्मी, बाबा और उसकी फैमिली को मुतमईन कर गईं। गोल्डन भारी काम के गाउन में नफीस से जेवरात ने उसकी सजावट को 4 चांद लगा दिए थे। तकरीब के इख्तिताम पर जबरदस्त से फोटो सेशन के बाद नीरज ने शाहजल को जा पकड़ा। शाजी भैया, अब हमें रवाना करने की तैयारी कीजिए, हम अपनी प्यारी सी आपी को वापस ले जाने आए हैं। भाई ये तो सरासर जुल्म है मुझ गरीब पर। 21 साल आपकी आपी आपके घर पर रही, क्या मैंने कोई एतराज किया, और एक ही दिन के बाद आप हमारे घर की सारी रौनक समेट कर ले जाना चाहती हैं। शाहजल ने शरारत से होंठ का किनारा दांतों में दबाकर अपने पहलू में बैठी इरिज की तरफ निगाह भरकर देखा। ओफो भैया जी, एक ही दिन की तो बात है, हम कौन सा इनको हमेशा के लिए ले जा रहे हैं। निफ से बेहतर जी आप ही कुछ मदद कीजिए ना, शाहजल ने उसे मुखातिब किया जो उसकी बातों से कुछ शर्माई, हिचकिचाई, खुद से उलझती हुई सीधी दिल में उतर जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। मैं क्या कहूँ, यानी अपनी फैमिली को देखकर आप भी बदल गईं। अब कुछ नहीं किया जा सकता भाई नीरज जी, हमारी निस्फ़े बेहतर ने भी हरी झंडी दिखा दी है। आप, हमारा सबसे मजबूत वोट आपकी तरफ है, तो आप जीती हम हारे। शाहजल ने बड़े दिलरुबा से अंदाज में हथियार डाले थे। चलें आपी जी। नीरज ने किसी कदर खोई हुई इरिज का बाजू थामकर गोया उसकी महवियत तोड़ी। शाहजल और उसके मम्मी पापा उन्हें सी ऑफ करने पार्किंग लॉट तक आए और बहुत मोहब्बत से उन्हें रुखसत किया था। रात 11 बजे के करीब अम्मी सब कामों से फारिग होकर उसके पास आ बैठीं। जब से उसे लेकर आए थे उसके दोस्तों और फूफो की बेटियों ने उसे घेरा हुआ था। फिर कुछ देर अपने कमरे की मानूस फिजा मिल जाने पर जैसे वो सब कुछ भूल भाल कर अपने बिस्तर पर जा लेटी और लम्हों में गहरी नींद में चली गई। रात के 8 बजे नीरज ने उसके कमरे में झांका तो उसे यूं बेसुध सोता पाकर जगाना मुनासिब नहीं समझा। 1.5 घंटे बाद खुद ही उसकी आंख खुली तो जल्दी से मुंह हाथ धोकर बाल समेटकर सबके दरमियान आ बैठी। 11 बजे जाकर कहीं अम्मी को उससे बात करने का मौका मिला। वो उस वक्त अपने कमरे में बैठ के क्राउन से टेक लगाए नींद दराज थी जब अम्मी उसके पास आ बैठी।
कैसी है मेरी बेटी? बहुत धीरे से उसकी पेशानी पर आए बालों की लट को मोहब्बत से समेटते हुए उन्होंने उससे सवाल किया। बिल्कुल ठीक अम्मी, आप कैसी हैं? वो माँ के सवाल में छुपी फिक्रमंदी का तकल्लुफ जान गई थी, खुद भी कुछ झिझक रही थी। एक ही रात में कितना नामानूस और पराया बना दिया था चंद बोलों ने उसे। शाहजल कैसा है और उसके घर वाले? मेरा मतलब है वो। अम्मी ने बात अधूरी छोड़ दी। सब बहुत अच्छे हैं अम्मी, बहुत ख्याल रखने वाले, शाहजल भी और उनकी उनके मम्मी पापा भी। शुक्र उस परवरदिगार का। अम्मी ने इत्मीनान भरी सांस ली। अम्मी, आपसे एक बात कहनी थी। वो कुछ हिचकिचाते हुए बोली। कहो अम्मी की जान। एक क्या, 100 बातें कहो मेरा बच्चा। वो शाहजल कह रहे थे कि उन्होंने पहले से ही सीटें रिजर्व करवाई हुई थीं। परसों नॉर्दर्न एरियाज के लिए हम दोनों ने निकलना है और कल शाम की फ्लाइट से मम्मी पापा उम्र की अदायगी के लिए रवाना हो रहे हैं। इसलिए कल दिन में ही मुझे वापस जाना होगा। उसे अपनी बात मुकम्मल करते हुए कुछ दिक्कत हुई थी, शायद ये एहसास कि अम्मी क्या सोचेंगी, मगर अम्मी के लबों पर फैलती मुस्कुराहट उसे मुतमईन कर गई। तो ठीक है मेरा बच्चा, कल सुबह फ़ोन करके शाहजल और उसके मम्मी पापा को लंच पर इनवाइट कर लो। मैंने तो डिनर का सोच रखा था। तुम्हारे प्रोग्राम के पेश नज़र तब्दीली की जा सकती है। और यूं भी मेरी प्यारी सी बेटी तो अब उसी घर की बेटी है ना। बहुत अच्छा है, जिस तरह वो सब चाहें उसी तरह करो। उसी रंग में ढल जाओ, यही तुम्हारी कामयाबी होगी और यही मेरी तरबियत। उन्होंने प्यार से उसे गले लगाते हुए कहा तो उसकी पलकें भीग सी गईं। क्या खूबसूरत और मान भरा रिश्ता है। दिल का हर बोझ बांट लेने वाला, हर दर्द अपनी ममता में समो लेने वाली ये माँ, दुनिया की सबसे अहम हस्ती, जिसका सही मायनों में इदराक उस वक्त होता है जब माँ के घर से रुखसत होकर बेटी एक नए घर, नए माहौल में जाती है, जहाँ प्यार भी होता है, इज्जत भी, मलकियत का एहसास भी और जिम्मेदारियां भी। नहीं होती तो माँ की ममता नहीं होती, उस ममता की छांव में गुजारे गए बेफिक्री के दिन नहीं होते। एक इम्तिहान गाह होती है जहाँ उसके पल पल का हिसाब लिया जाता है, उसकी हंसी का, उसके रोने का, उसके चलने फिरने, सोने जागने का, और उस इम्तिहान गाह से गुजरने का हर लड़की का मुकद्दर है। अब ये उसका नसीब कि उसे प्यार, इज्जत, मलकियत और मोहब्बत का एहसास मिलता है या ठोकरें। उसे झुरझुरी सी आ गई। रब ताला मुझे इम्तिहानों से महफूज रखना, इस नए सफ़र को मेरे लिए आसान बनाना। वो अम्मी की बहुत लाडली थी। आज तक कभी उन्होंने इसे डांटा तक ना था। पढ़ाई में बहुत अच्छी होने के साथ साथ वो घर के सब कामों की भी बेहद शौकीन थी। ना सिर्फ अच्छा खाना पका लेती थी, बल्कि घर की सेटिंग, पेंटिंग, बेकिंग और ऐसे ही कई शॉर्ट कोर्सेज भी कर रखे थे। और उसकी अम्मी कहा करती थी, ये नीरज को तो खुदा अकल अता करे, सब कुछ बना कर देना पड़ेगा, फिर भी जाने क्या हाल करेगी। और ये मेरी इरिश तो ऐसी है कि मानो झोंपड़ी में भी चली जाए तो सवेरा कर दे। एक माँ की सारी मोहब्बत इन अल्फाज में सिमट आती थी। और अब रब पाक ने उसके लिए शाहजल जैसे प्यारे बंदे को चुना था। मम्मी पापा जैसे मेहरबान सास ससुर की मौजूदगी ने इसे बहुत तकवीत दी थी। सिर्फ एक दिन ही उनके दरमियान गुजार कर उसे यूं लगा था जैसे वो काफ़ी अरसे से उनके हमराही में रहती आई हो। एक पल को भी किसी ने उसे अजनबियत का एहसास नहीं होने दिया था। वो दिल ही दिल में इन मोहब्बतों के अमर हो जाने की दुआ मांगती नींद की मेहरबान वादी में खो गई। अगला दिन खासा हंगामा अपने जुलूम में लिए तुलू हुआ था। सुबह ही सुबह उसने अपनी शर्मगी लहजे में शाजल और मम्मी पापा को लंच के लिए इनवाइट किया था, जिसे उन्होंने खुशदिली से कबूल कर लिया था। 10 बजे तक किचन में अम्मी का हाथ बटाने के बाद उनके ज़बरदस्ती भेजने पर वो तैयार होने अपने कमरे में चली आई। गहरे पर्पल रंग के अंगरखे में हल्का मेकअप और भारी जेवरात के हमरा वो आज भी पहले दिन की दुल्हन ही दिखाई दे रही थी। 12 बजे के करीब शाजल और मम्मी पापा आ गए। खाना बेहद खुशगवार अंदाज में खाया गया। तमाम वक्त अपने सभी चेहरे पर फैलती वो बेबाक आंखें उसे खुद में सिमटने पर मजबूर करती रहीं। ये शाहजल भी बस हद करते हैं। दिल की बेचैन धड़कनों को संभालती वो इसके तसव्वुर से शिकवा गुनाह थी। अंदर कहीं चाहे जाने के एहसास ने ढेरों गुलाब खिला दिए थे। ये एहसास ही कितना जाँच था कि जिस हस्ती की खातिर वो सब त्याग कर इस नए सफ़र पर निकली है, इस हस्ती की भरपूर मोहब्बत और साथ का गुरूर भी उसे हासिल है। वो खूबसूरत है, ये हकीकत सही, मगर इस हकीकत का असल रंग तो तभी दिखाई देगा ना जब उसके मन मीत की आंखें उसे सराहेंगी। और ये फ़ख्र उसे नसीब हो गया, वो क्यों ना खिलखिलाती, उसकी आंखें क्यों ना दमकती दिखाई देती, चेहरा क्यों ना रोशन होता। वो जैसे हवा पर कदम धरती किसी तितली की मानित इधर से उधर डोलती फिरी। उसके वजूद की कोसे खजा ने अम्मी के दिल को धड़का दिया। उन्होंने चुपके ही चुपके हजारों दुआएं मांग डाली। शाहजल और उसके मम्मी पापा के साथ जाते समय एक पल को पलकें गीली हुई, मगर दूसरे ही पल किसी की मोहब्बत के एहसास की शिद्दत ने हर दर्द को खुद में समेट लिया। वो बहुत हल्की फुल्की सी शाहजल के हमरा फ्रंट सीट पर बैठी एयरपोर्ट की तरफ रवाना थी, जहां से आज शाहजल के वालिदैन उम्र के फ़र्ज की अदायगी के लिए जा रहे थे। मम्मी पापा को रुखसत करके वो जब घर लौटे तो 10 बज रहे थे। मारे थकन के बुरा हाल था। पिछले 1.5 माह से बेइंतहा काम और मसरूफियत ने जैसे हड्डियों के अंदर थकन उतार दी थी। पूर पोर बोझल था। चेंज करके जब वो बेडरूम में आई तो शाहजल बाजू आंखों पर धरे लेटा हुआ था। यकीनन वो भी बेहद थका हुआ था। उसने बहुत धीरे से जेवरात बेड साइड टेबल पर रखे और जाने को पलटी ही थी कि हाथ शाहजल की मजबूत गिरफ्त में आ गया।
क्या हो रहा था चुपके चुपके? शरारत से उसे देखते हुए उसे अपनी जानिब खींचा तो वो उस पर गिर सी गई। इस शरारत पर निगाहें झुक गईं। अब वो मैं समझी आप सो गए। कमाल है बेगम साहिबा, कल शाम से आपकी वापसी की घड़ियां गिन रहे हैं और आपने हमें सोता बना दिया। मोहब्बत का हिसार उसके गिर तंग होने लगा, वो महजूब सी होने लगी। रोम रोम मोहब्बत के एहसास से लबरेज इन लम्हों के अमर हो जाने के लिए दुआ गो हो गया। आपको पता है कल हम हनीमून के लिए रवाना हो रहे हैं और जनाबा ने कोई तैयारी भी नहीं की अब तक। उसके बिखरे बालों को संवारते हुए उसने जैसे इरेज की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई। सुबह उठकर कर लूंगी जनाब। वो फिर मोहब्बत के खूबसूरत पल पुरफसूं और जादुई रात के साए में गुजरने लगे। हर दर्द हर दुख कहीं बहुत दूर जा सोया। एहसास रहा तो इतना कि उसे मोहब्बत के देवता ने अपने नरम परों पर समेट कर उसके वजूद रूह की थकन को दूर कर दिया। शाहजल ने गहरी निगाहों से उसकी नींद से बोझल लरसती पलकों को देखा था। होंठ भिज गए थे और चेहरे पर अजीब सा तनाव आ गया था। उसका सर अपने बाजू पर से तकिए पर मुंतकिल करके उसने उसकी तरफ से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। हर रात की एक सहर होती है जो रात के अंधेरे को दूर करके हर सिमत रोशनी फैला देती है। हर सिमत जिंदगी जाग उठती है। आराम के बाद जाग जाने वाले फिर से कारोबार हयात में मसरूफ हो जाते हैं। इस मोहब्बत भरी रात की भी सहर हो गई। सुबह सुबह ही अपने नम बालों का जूड़ा सा बनाए वो बहुत फुर्ती से पैकिंग में मसरूफ थी। शाहजल के जागने से पहले ही उसने घर के सभी काम निपटा लिए थे। जाने उसकी वापसी कब होनी थी और इस घर में कोई भी नहीं था, इसलिए बहुत सी चीजें और सामान समेटने वाला था। फ्रिज में मौजूद तकरीबन सभी चीजें सवाए अपने नाश्ते के उसने बर्तन धोने वाली मासी को दे दी और जब वो नाश्ता तैयार कर चुकी तो शाहजल भी उठ गया। अरे बेगम, आपने सब काम अकेले ही निपटा लिए। शाहजल की निगाहों में सताइश और तारीफ थी। आपने रात ही तो कहा था कि 12 बजे की फ्लाइट से रवानगी है, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी। वो कुछ झेम कर बताने लगी। निफ से बेहतर सख्त दौड़ जारी है पेट में चूहों की, बस जल्दी से कुछ खाने को दे दीजिए। वो वहीं किचन में ही स्टूल खींच कर बैठ गया। यहीं? उसने कुछ हैरान होकर पूछा। जी बिल्कुल यहीं, नो तकल्लुफात एट ऑल। किचन काउंटर पर रखी ऑमलेट की प्लेट उठाकर कांटे से उसे गेरते हुए शाहजल मसरूफ अंदाज में बोला। नाश्ते के बाद शाहजल तैयारी में मसरूफ हो गया और नीरज ने फोन पर अम्मी बाबा से और नीरज से कुछ देर बात की। उन्हें अपनी रवानगी का बताकर वो भी तैयार होने लगी। आम रूटीन में गाड़ी शाहजल खुद ड्राइव करता था, लेकिन अभी ड्राइवर उनके साथ था क्योंकि उन्हें एयरपोर्ट पर ड्रॉप करके गाड़ी वापस लानी थी। निस्से बेहतर, इस्लामाबाद जाने वाली फ्लाइट्स खराब मौसम की वजह से मुलतवी हो गई हैं। मैंने कराची के 2 टिकट ले लिए हैं। 2-4 दिन रुककर वहां से इस्लामाबाद की सीटें ले लेंगे, क्या ख्याल है? शाहजल ने उसे मुखातिब किया। तो कोई बात नहीं, घर वापस चलते हैं ना? इरिज ने आसान हल निकाला। अरे नहीं, अब जब निकल खड़े हुए हैं तो बस फिर घूमते फिरते टाइम गुजारेंगे, क्योंकि घर बैठकर इतना खूबसूरत वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। शाहजल शरारती हुआ। हंसते मुस्कुराते थोड़ी ही देर में वो कराची एयरपोर्ट उतर रहे थे। शाहजल के साथ गुजरा मुख्तसर सफ़र बेहद खूबसूरत और यादगार था। एयरपोर्ट से कैब लेकर वो होटल की तरफ जाते हुए कराची के मनाजिर से लुत्फानंदोज हो रहे थे जब अचानक गाड़ी एक बुलंदो बाला इमारत के करीब आन रुकी। उसने कुछ हैरत से शाहजल की तरफ देखा। ये तो कोई रिहायशी बिल्डिंग दिखाई दे रही थी, होटल तो नहीं था। शाहजल ने उसकी सवालिया नजरें अपने चेहरे पर महसूस करने के बावजूद यूं जाहिर किया जैसे उसे कुछ महसूस ही ना हुआ हो। उसने भी सवाल करना मुनासिब नहीं समझा। अपना सफरी बैग संभाले वो शाहजल के हमरा गाड़ी से निकल आई और उसकी मैयत में इस इमारत के अंदर दाखिल हुई। लिफ्ट के जरिए वो शायद 5वीं या 6ठी मंजिल तक आए थे। तवील कॉरिडोर तारीक और सुनसान पड़ा था। इमारत को देखकर लगता था कि ये अभी नई तामीर की गई हो। ज्यादातर फ्लैट शायद खाली पड़े थे। शाहजल उससे कुछ कदम आगे चल रहा था। अजीब नाकाबिले फहम सा रवैया था। इरज की समझ में नहीं आ रहा था। कुछ आगे चलकर वो एक फ्लैट के करीब रुका और जेब से चाबी निकालकर ताला खोला। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसके किसी अमल से भी ये नहीं लग रहा था कि वो यहाँ पहली बार आया है। ऐसा लगता था जैसे वो तवील अरसे से यहीं रहता हो। वो हैरान सी उसके पीछे उस खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। दरवाज़ा बंद कर दो, तहकुमाना अंदाज में कहते हुए शाहजल ने बैग सोफे पर धर दिया। इरिज दरवाज़ा बंद करके कुंडी चढ़ाकर आगे बढ़ाई। दरमियाने दर्जे के इस फ्लैट में बहुत सादा सा फर्नीचर और सामान दिखाई दे रहा था। छोटा सा लाउंज जिसमें एक पुराना सोफा सेट रखा था जिस पर शाहजल ने अभी बैग रखा था और अब खुद भी विराजमान था। किचन का दरवाज़ा वो सामने है, देखभाल लो, 2 कप चाय बना लाओ। खुश दूध का पैकेट, चीनी पत्ती वहीं कैबिनेट के अंदर है। शाहजल, ये किसका घर है? और आपने तो कहा था कि कराची किसी होटल में रहेंगे। वो ज्यादा देर तक अपने तजस्सुस को नहीं दबा सकी। सब्र निस्फ़े बेहतर, थोड़ा हौसला, आहिस्ता आहिस्ता हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। पहले जो कहा है वो कीजिए। यूं ही सोफे पर नीम दराज खासे सर्द लहजे में कहा तो वो खामोशी से किचन की तरफ चली आई। किचन को देखकर तो गोया उस पर मनो बर्फ गिर गई। मुख्तसर सा किचन जिसमें एक तरफ शेल्फ और कैबिनेट बने हुए थे और एक साइड पर सिंक लगा हुआ था जो शायद कभी स्टील का था मगर अब अपनी रंगत और चमक खो चुका था। गंदा सा काला चूल्हा जिस पर गिरने वाली चाय की पत्ती अब तक लगी हुई थी। कैबिनेट में मसालों के डब्बों के बजाय पैकेट्स जिनमें हर मसाला, चीनी पत्ती थोड़ी थोड़ी मिकदार में रखी हुई थी और नीडो का एक आधा इस्तेमाल शुदा पैकेट रखा था।
बर्तनों के नाम पर 2-4 गिलास, कप, कुछ प्लेटें और 2 देगचियां, ये किचन का कुल साजो सामान था। उसे अपने जहेज की क्रॉकरी और शानदार किचन होम अप्लायंसेस याद आ गए। उसकी अम्मी ने दुनिया जहान की हर चीज उसे जहेज में दी थी। एक हैंडसम रकम उसके नाम पर फिक्स डिपॉजिट होने के बावजूद बहुत खूबसूरत जेवरात बनवाए थे। दो ही तो बेटियां थीं। एक अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पर होने की वजह से बाबा ने ना सिर्फ घर में इन्हें हर सहूलत मुहैया की थी और अच्छी तालीम दिलाई थी, बल्कि उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए भी एक तवील अरसे से पसंदाज कर रहे थे। ये मैं क्या सोचे जा रही हूँ। मुमकिन है शाहजल के किसी दोस्त का फ्लैट हो और शाहजल चाहते हो कि फजूल में यहाँ खर्चा करने के बजाय हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्दर्न एरियाज में इंजॉय कर सकें। कराची का तो हमारा प्लानिंग में था ही नहीं। देगची को अच्छी तरह धोकर चाय बनाने के दौरान वो सोचती रही। चाय बनाकर जब वो लाउंज में आई तो शाहजल इसी पोजीशन में सोफे पर टांगे पसारे नीम दराज था। चाय ले लीजिए शाहजल। वो उसके करीब ही खड़ी थी। उसने आंखें खोली। सुर्ख अंगारा आंखों में थकावट के साथ साथ कुछ नाकाबिले फहम तासुरात भी जैसे हलकोरे ले रहे थे। उसने खामोशी से उसके हाथ से कप लिया और सीधा हो बैठा। वो भी मुकाबिल बैठ गई। चाय पीते हुए वो बहुत गहरी नजरों से उसका जायजा ले रहा था, जैसे जो कुछ हो रहा था इस हवाले से उसका रद्द-ए-अमल जानना चाहता हो। ईरिज ने पहलू बदला। यकीनन बहुत से सवाल तंग कर रहे होंगे तुम्हें, है ना? नहीं तो मैं जानता हूँ इंसान के साथ गुजरे चंद लम्हों में ही बहुत आसानी से जान लेते हैं कि वो कैसा है, और हमने तो इस हिसाब से खासा वक्त साथ गुजार लिया है। यकीनन इतना वक्त बहुत है एक दूसरे को समझने के लिए। ईरज को उसकी तमहीद गैर जरूरी सी महसूस हो रही थी। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द शाहजल वो कह दे जो उसके अंदर खुदबुदा रहा था। साथ ही अंदर कहीं कुछ झुमाके से भी हुए थे। शाहजल क्या कहने जा रहा था? उसके लहजे का बर्फीलापन बहुत देर से ईरज को दहला रहा था। आप कहें, मैं सुन रही हूँ। ईरज ने मुश्किल बात मुकम्मल की। बात तवज्जो और ध्यान से सुनना निस्फ़े बेहतर, क्योंकि मुझे बेहद कोफ्त होती है जब मुझे कोई बात दूसरी मर्तबा समझानी पड़े। और औरतों की एक खासियत यह भी होती है कि बार बार कही जाने वाली बात को भी पसे पुश डालकर अपनी मर्जी किए जाती हैं, नतीजतन बहुत तकलीफ उठाती हैं। मेरा ख्याल है तुम ऐसा नहीं करोगी। लहजे की यानी ईरज के दिमाग में जैसे चुप सी गई। उसने बेहद हैरान होकर शाहजल के बेतासुर चेहरे की सिम देखा। क्या ये 2 दिन पहले वाला शख्स ही था जो मोहब्बतों के जज्बात से लबरेज था और जिसके लहजे से फूल झड़ते थे, जो इसे कांच का पैकर समझकर सेंध सेंध कर छूता था और सोने की बाहों का तकिया देता था कि सरहाना भी सख्त है, तुम्हारी नींद में खलल ना हो। आज आज वो यकसर बेनियाज और बेमहर बना बैठा था। जी। उसने थूक निकलकर खुश लकड़ी जैसे हल्क को तर करना चाहा। कुछ चीज़ें मैं तुम पर वाज़ेह कर दूं। मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। हैंड टू माउथ कमाता हूँ, सो बहुत सी फरमाइशें करने से ज़रा एहतराज ही बरतना। घर बार जायदाद के नाम पर यह 2 कमरों का फ्लैट है और इसी में ही मैंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर वक्त गुजारा। अपनी माँ के मर जाने के बाद मैंने इस फ्लैट में कोई नया सामान या फर्नीचर खरीद कर नहीं रखा। कुछ नागुज़ीर चीज़ें खरीद लाऊंगा, ज़्यादा की उम्मीद मत रखना। शाहजल के होंठ हिलते हुए दिखाई दे रहे थे, मगर आवाज़ आवाज़ उसके वजूद में बरपा जल्जलों के झटकों में कहीं दब गई थी। माँ के मर जाने के बाद शाहजल क्या कह रहा था? अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? वो जैसे चकरा कर रह गई थी। कमरे की हर चीज़ उसे अपने इर्द गिर्द घूमती महसूस हो रही थी। शाहजल ने बहुत तवज्जो से उसकी हालत को मुलाहिजा किया। तुम शायद मम्मी पापा के बारे में सोच रही होगी, तो निस्फ़े बेहतर। जिस तरह स्टेज पर बहुत से आर्टिस्ट अपना अपना किरदार अदा करते हैं और फिर अपने घरों को चले जाते हैं, क्योंकि उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह मम्मी पापा भी कुछ मुद्दत के लिए अपना किरदार अदा करने आए थे और अब अपने घरों को लौट चुके हैं। जाहिर सी बात है, कोई मुझ जैसे छड़े छांट को कैसे अपनी प्यारी बेटी दे सकता था? मजबूरी थी। निस्फ़े बेहतर, मुझे तुम्हें पाने के लिए ऐसा करना पड़ा। आप ये सब क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। प्लीज़ शाहजल, कह दीजिए ना, ये सब मजाक है। आप ये सब मुझे तंग करने के लिए कह रहे हैं ना? ईरज की आवाज़ मारे घबराहट, खौफ और दुख के कपकपा रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था उसके साथ? जिंदगी क्यों कर इतना भयानक मजाक कर रही थी। आज तक वो बहुत प्यारी बेटी रही थी। किसी जगह उसने अपने किरदार में कमी नहीं आने दी थी। कभी कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाया था जिस पर उसे या उसके वालिदैन को शर्मिंदा होना पड़ा हो। फिर उसके साथ ये सब कैसे हो सकता है? कैसे उसके जहाँ दीदा अम्मी बाबा इतना बड़ा धोखा खा सकते हैं? किस तरह? सवाल नहीं थे, नाक थे जो रह रहकर उसके जहन को डस रहे थे, मगर बज़ाहिर वो किसी झील की तरह बिल्कुल साकी सी बैठी थी। मुझे मजाक करने की आदत है, नापसंद करता हूँ, और अब से तुम भी इसी माहौल को अपनाने की कोशिश करो। यहाँ यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अगर यहीं रहना है तो वहाँ से जहेज का सामान मंगवा लीजिए, फिर यहाँ सेटिंग कर लेंगे। दिल पर जबर करके उसने लहजे को कदरे बशाश बनाने की कोशिश की।
देखते हैं। वो उठ खड़ा हुआ। मेरा ख्याल है तुम भी थक चुकी हो, सो जाना चाहिए। वो कमरे की तरफ बढ़ गया तो नाचार वो भी उसके पीछे चली आई। बेडरूम भी किसी सूरत किचन से मुख्तलिफ ना था। पुराना सा बेड जिस पर पुरानी सी बेडशीट बिछी हुई थी, दो कुर्सियां और एक कपड़ों की अलमारी, इस कमरे की कुल मता यही थी। शाहजल तो बड़ी सहूलत से पसर कर सो गया था, मगर उसकी तमाम रात करवटें बदलते गुजर गई। एक पल को नींद आंखों में नहीं आई थी। बार बार आंसू पलकों की मंडेरों को तोड़कर बाहर आने की जिद करते और वो आंखें मीच मीच कर इन्हें अंदर गिरा लेती। वो हौसले वाली थी जो अभी तक जी रही थी, वरना चंद घंटों के अंदर ही जिस तरह उसके ख्वाबों का महल जमीन बोस हुआ था और जिस तरह उसकी जिंदगी का साथी अचानक अजनबी बन गया था, वो तो छाजों छाज भी रोती तो कम था। कल तक अम्मी बाबा के छपर छांव से वजूद ने जिंदगी की हर तमाजत को उससे यकसर दूर रखा था। कभी किसी दुख को अजियत को उस तक पहुंचने ना दिया था, और आज उनसे कोसों दूर वो दर्द से बेहाल थी, लेकिन वो सब उसकी हालत से बेखबर थे। उनकी मालूमात के मुताबिक तो वो इस वक्त नादरन एरियाज में अपने मोहब्बत करने वाली जिंदगी के साथी के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी के इब्तदाई दिनों से मोहब्बत कशीद कर रही थी। वो क्या जानते कि जिंदगी उसके लिए एक भयानक ख्वाब बन गई है, एक ऐसा नाइटमेयर जिसके इख्तिताम की उम्मीद भी नहीं। इस जिंदगी की बुनियाद तो ही धोखे से रखी गई थी। एक भी सच नहीं था जो इसके डोलते दिल को तसल्ली दे पाता। बिजनेसमैन, शानदार बंगला, तरहदार मम्मी और नफीस से पापा, शानदार वलीमे की तकरीब और बेशकीमत शादी के मलबूसात, सब कुछ ही झूठा था। वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे कैसे कहे कि उसके साथ क्या हुआ है। किसको दिल के लुट जाने की खबर दे। उसका हवास उसका साथ छोड़ते हुए महसूस हो रहे थे। फजर की अजान के साथ ही वो उठ खड़ी हुई। वजू करके नमाज अदा करते हुए बेआवाज आंसू उसके गालों को भिगोते रहे। बहुत देर तक अल्लाह ताला से बातें करते करते उसे जैसे सब्र सा आ गया। जायनमाज तह करके उसने एक नज़र सोए हुए शाहजल को देखा और कमरे से बाहर आ गई। वो जान गई थी कि इस घुटनज़दा माहौल में रहना खाल के हकीकी ने उसके लिए मुंतखब कर लिया है। उसकी आजमाइश का वक्त आ गया है। उसकी अम्मी कहा करती थी, ईरत झोंपड़ी में भी सवेरा कर सकती है। जाने कौन सा वक्त था कबूलियत का कि उनके मुंह से निकले अल्फाज रब्बे ताला की बारगाह में शर्फ मकबूलियत पा गए थे। उसे सवेरा करने के लिए झोंपड़ी दे दी गई थी। सब ख्वाब, सारी आरजुएं, हयात के सब रंग उससे दूर कर दिए गए थे और इम्तिहान उसके सामने रख दिया गया था। उसने एक तवील सांस लेकर खुद को इस इम्तिहान के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। लाउंज में सोफे पर बैठ के उसने बहुत तफसीली निगाह से घर का जायजा लिया और नागज़ीर ज़रूरी अशिया की लिस्ट जहन में बना ली। ठीक है, जब यहाँ रहना है तो इसको बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। वो किसी सिपाही की तरह कमर कसकर मैदान में उतरी थी। दूसरा कमरा मुकम्मल काट कबाड़ से भरा हुआ था। उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका तो उबकाई सी आने लगी। दीवारें जालों से भरी हुई, कचरा, दूध के खाली डब्बे, सब्जियों के छिलके, गत्तों के कार्टन, पूरा कमरा अलम गलम अशिया से भरा पड़ा था। पूरा 1 घंटा लगा उसे दीवारों की झाड़ पूंछ करते और चीजों को ठिकाने लगाते। कमरा तो ठीक हो गया, मगर वो खुद भूत दिखाई दे रही थी। तमाम कचरा बड़े बड़े 2 कार्टन में डालकर उसने घर के दरवाजे से बाहर रखा। दरवाजा बंद करके पलटी तो सामने शाहजल को खड़े पाया। क्या कर रही थी बाहर? अजीब करक से अंदाज में उसने पूछा। कुछ नहीं, वो कमरा साफ किया था तो कचरा बाहर रख रही थी। उसने घबराकर वजाहत दी। ख्याल रहे दोबारा ऐसी हरकत मत करना। मुझे दरवाजे खिड़कियों से झांकने वाली औरतों से सख्त नफरत है। मैं बाजार जा रहा हूँ, जरूरी चीजों की लिस्ट बना दो, लेता आऊंगा। कहते हुए वो बाथरूम में घुस गया। सिर्फ 3 दिन के अंदर कितने रूप दिखा दिए उस शख्स ने इसे। कहाँ हैरान होती और कहाँ परेशान। उसकी अकल चकरा कर रह गई थी। हर बार उसकी कोई ना कोई बात उसे अजियत के एक नए मायने से रोशनास करा रही थी। दिल पर भारी बोझ लिए वो कमरे में आ गई। जरूरी सामान की लिस्ट बनाते हुए उसने बहुत ख्याल रखा था कि कुछ भी फालतू ना लिखे कि फिर 1000 बातें सुननी पड़ेंगी। भीगे बालों में हाथ फेरता वो उसके मुकाबले लान खड़ा हुआ। बना ली है लिस्ट? हाँ जी। उसने कागज शाहजल को थमाया। ये क्या है? उसने इससे हजाइया अंदाज में पूछा। ये सब बेहद जरूरी अशियां हैं, इसलिए लिखी हैं, ईरज ने वजाहत की। ओके। उसे जैसे उस पर तरस आ गया। खामोशी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसने सामने हुक पर लगा ताला उतारकर हाथ में पकड़ा और बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ, फिर ताला लगाने की आवाज आई। वो जैसे किसी पाताल में जा गिरी। शाहजल ये सब क्यों कर रहा है? किस लिए? क्या वो शक्की आदमी है? उसे अपनी बीवी, अपनी जिंदगी की साथी पर भरोसा नहीं? ये रिश्ता तो एतबार और एतमाद का मुतकाजी है। एतबार नहीं, यकीन नहीं, तो फिर रिश्ता कैसा? उसने कहीं पढ़ा था, इंसान दूसरों को अपने आईने में देखता है, और आज ये बात सच साबित हो गई। उसने खुद धोखा दिया था। उसके दिल में चोर था, और यही चोर उसके अंदर शक के बीज बो रहा था। वो सोच रहा था कि ईरज भी उसकी तरह कहीं धोखेबाज ना हो। उसके होंठों पर जख्मी सी मुस्कुराहट फैल गई। गलत अंदाजा है तुम्हारा शाहजल हसन। ईरज अली इतनी भी कमजोर नहीं। बाथरूम और बेडरूम की हालत जार दुरुस्त करते हुए वो दिल ही दिल में कुट भी रही थी और खुद गुलामी भी किए जा रही थी। आखिर में किचन की बारी आई। सारे कैबिनेट्स खाली करके उसने किचन के शेल्फ्स और फर्श को खूब रगड़ रगड़ कर धोया था। चूल्हे को अच्छी तरह धोकर चमका लिया था। कमर जैसे तख्ता होकर रह गई थी। वो थोड़ी देर बेड पर सीधी लेटी और पता नहीं सारी रात की तवील बेआरामी और बेख्वाबी थी या सुबह से अब तक की
की जाने वाली मुशक्कत की थकावट थी कि वो लेटते ही बेसुध सो गई। बहुत देर बाद कमरे में होने वाली खटपट से उसकी आंख खुली। शाहजल आ चुका था। सामने ही उसकी लिस्ट के मुताबिक लाए गए सामान का ढेर रखा था। कुछ अनजानी सी खुशी से उसकी आंखें भीग गईं। कुछ बर्तन थे, बाथरूम की बाल्टी, टब, दोनों कमरों के पर्दे, एक नई बेडशीट और कंबल, मसालों के डब्बे और राशन के 2 बड़े शापर। एक शापर से चिकन और कुछ सब्जियां भी झांकती दिखाई दे रही थीं। उठ गई हो तो जरा जल्दी से खाने को कुछ पका लो। सुबह के 2 स्लाइस पर इतनी देर से ख्वार होता रहा हूँ। शाहजल बेड पर पांव पसारते हुए बहुत आम से अंदाज में गोया हुआ तो वह जल्दी से दुपट्टा समेटती उठ खड़ी हुई। पता नहीं कैसे आंख लग गई। बहरहाल मैं जल्दी से ये सब समेटती हूँ और खाना पकाती हूँ, वो जाने लगी। आइंदा से कूड़ा करकट एक छापर में डालकर दरवाजे के पास रख दिया करना। सुबह जाते हुए मैं बाहर डस्टबिन में डाल जाया करूंगा। वो जैसे एक बार फिर याद दहानी करवा रहा था कि इसकी दरवाजे से इस तरफ तक है। जी बेहतर, उसने सर झुकाए झुकाए कहा और खामोशी से सामान समेटने लगी। हर चीज को उसकी मुनासिब जगह पर रखने के बाद जब उसने तफसीली निगाह से जायजा लिया तो घर कल के मुकाबले में आज खासा बदला हुआ और बेहतर और पुरसकून दिखाई दे रहा था। किचन में आकर तमाम राशन डब्बों में रखे तो किचन भी खासा ढंग का दिखाई देने लगा। उसने जल्दी जल्दी चिकन पुलाव तैयार किया और रायता बनाकर जब खाना उसके सामने सर्व किया तो उसकी निगाहों में मखसूस नरमी का तासुर उभर कर मालूम हो गया। तुम्हारा दिल पत्थर है शाहजल हसन, इससे कोई तवक्का नहीं रखूंगी। हाँ, मगर मेरा यकीन कर लो, ये पत्थर एक दिन जरूर पिघलेगा। बस दुआ है कि वो दिन इतनी देर से ना आए कि जब उम्मीदें खत्म हो चुकी हों, तवक्कात गर्द आलूद हो चुकी हों और दिलों पर काई जम चुकी हो। 2 माह गुजर गए। इन 2 माह में शाहजल एक बार भी उसे कहीं नहीं लेकर गया। इन्हीं दिनों और क़यामत उस पर टूटी थी। उसका तमाम जहेज का सामान बिक चुका था और रकम शाहजल के अकाउंट में मुंतकिल हो चुकी थी। सेल फोन शाहजल ने अलमारी में रखकर लॉक लगा दिया था। सिर्फ 15 दिन बाद एक बार अम्मी बाबा से उसकी बात करवाई थी उसने, और उसमें भी साथ ही बैठा रहा। दिल की तो कोई बात कभी नहीं कर पाई थी। वो हाँ खोखली हंसी के साथ अपने फर्जी हनीमून ट्रिप की दास्तान जरूर सुनाई थी सबको कि वो बहुत खुश है। शाहजल की हमराही में जिंदगी के तमाम खूबसूरत रंगों से मुतारिफ हो रही थी वो, और ऐसी ही कुछ बातें करके उसने कॉल एंड कर दी थी। शाहजल एक बेइंतहा खुदगर्ज और मादियत परस्त इंसान था। उसे अंदाजा हो गया था कि वो बदनसीबी से ऐसी जगह फंस गई है जहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन था। गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजारने वाले शाहजल के लिए वो सोने की चिड़िया साबित हुई थी। लाखों का जहेज और जेवरात किस बेदर्दी से उसने फरोख्त कर दिए थे, उसकी इजाजत या मर्जी तक मालूम करने की जहमत ना की थी। शायद धीरे से शादी के पीछे वाहिद मकसद भी यही था। अब ये रिस्क की बदकिस्मती थी कि उसकी नजरें इंतखाब उस पर ठहरी थी। उसने जानबूझकर अपने लिए एक ऐसी लड़की का इंतखाब किया था जो माली लिहाज से तो मुस्तहकम थी मगर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार भी थी। भाई उसका नहीं था, वालिद बुजुर्ग आदमी थे, कौन उसकी खबरगिरी कर सकता था, और अब उसे हर तरह की मनमानी करने से रोकने वाला कोई भी नहीं था। और यह फ्लैट, कहने को घर घर जो सुकून और आराम की अमाजगाह हुआ करता है, उसके लिए किसी घुटन ज़दा ज़िंदान से कम नहीं था। उसके घर के दोनों कमरों में खिड़कियां तो थीं मगर पूरी तरह सील थीं। खिड़कियों के पट बंद करके उन पर लोहे की चौड़ी पतरियां इस तरह फिट कर दी गई थी कि खिड़कियों के पट नहीं खुलते थे। सिर्फ बेडरूम की एक खिड़की का पट खुलता था जिसे शाजिल बाहर जाने से पहले लॉक करना नहीं भूलता था। पूरे फ्लैट में कोई एक चीज भी ऐसी नहीं थी जो तन्हाई में उसका दिल बहला सकती। शाहजल सुबह 8 बजे का गया, रात 11 बजे वापस लौटता था। जाने से पहले सिर्फ सब्जी वगैरह खरीद कर दे जाता था। 1-2 घंटे के अंदर वो घर का सारा काम खत्म करके फिर सारा दिन खामोश दीवारों को देखती रहती। कभी कभी जब दिल बहुत भर जाता तो खूब दिल खोलकर ऊंचा ऊंचा रोती थी, मगर इन गूंगी दीवारों के सिवा कोई नहीं था जो उसकी फरियाद सुनता, कोई नहीं था जो तसल्ली के 2 बोल बोलता। आंसू बहाने की दर्द बुलाने को अपना कंधा पेश करता, खुद ही रोती, और जब रो रो कर आंसू सूख जाते तो खामोश हो बैठती। दिन ब दिन उसकी जहनी हालत अबतर होती जा रही थी। इन हालात में मजीद अबतरी इस वक्त हुई जब शाहजल ने छोटी छोटी बात पर मारपीट शुरू कर दी। यकीनन अब ईरज का वजूद इसके लिए कुछ खास अहम नहीं रहा था। उससे जिस कदर हज उठा सकता था वो उठा चुका था। माली एतबार से भी वो इसे जिस कदर फायदा पहुंचा सकती थी वो फायदा पा चुका था। सो अब मामूली मामूली बातों पर मारना पीटना और गालम गलोच करना उसने मामूल बना लिया था। ईरज जैसी तालीम याफ्ता लड़की जो साबिर और कानिया भी थी, सब्र ज़ब्त खोने लगी थी। नमाज पढ़ते पढ़ते कितनी ही बार भूल जाती थी कि कहाँ थी, क्या पढ़ रही थी। अब तक अपनी इतनी बेकदरी और बेवकूफ़ी ने उसके हवासों पर काली जबर लगाई थी। शादी को 3रा महीना शुरू हो गया। उसने अम्मी, बाबा, नीरज की आवाज़ तक नहीं सुनी थी। दर्द की शिद्दत से अंदर ही अंदर दिल जलकर राख हो जाता था, मगर कोई सबील न थी अपने प्यारों तक पहुंचने की, अपनी आँख को उन तक पहुंचाने की। शहर का शहर ही जैसे दुश्मन था। कितना फूट फूट कर रोती थी वो, मगर कोई न था जो उसकी मदद को आता। यूं जैसे यहाँ सब मुर्दे बसते थे, बेहिस, बेहमियत, बेजान लाशें। इस दिन तो हद ही हो गई। शाहजल को चाय पकड़ाते हुए थोड़ी सी चाय झलक कर उसके हाथ पर क्या गिर गई या क्यामत ही आ गई। उसने वही कप उसके चेहरे की जानिब उछाल दिया। गरम गरम चाय ईरज के चेहरे के काफी हिस्से को झुलसा गया था। उसके हलक से दिल खराश चीखें बुलंद हुईं और वो
दोनों हाथ चेहरे पर रखे नीचे बैठती चली गई। शाहजल ने उसी पर बस नहीं किया। मेज पर रखा एस्ट्रे, पेपर वेट, जाने क्या कुछ उठा उठाकर उसकी जानिब पटकता रहा। मुगल जात का एक तूफान था जो उसके मुंह से निकल रहा था। काफी देर भगता जगता उसे ठोकर मारता वो बाहर निकल गया और नीरज वो बेजान भुरभुरी दीवार की मानिंद वही ढेर हो गई। इख्तियार किस तरह एक इंसान के अंदर फिरौनियत पैदा कर देता है, कैसे वो भूल जाता है वो खुदा नहीं एक इंसान है। रब ताला की एक ऐसी मखलूक जिसे उसने एहसन तकमीम तो किया है, मगर जिसकी हैसियत एक चूंटी और रेंगने वाले कछुए से ज्यादा नहीं। उसकी ताकत के सामने वो भी उतना ही बेबस है जितनी एक औरत, एक कमजोर औरत जिस पर मर्द को हर रिश्ते में बालादस्त बनाया गया है। इसलिए नहीं कि वो उसकी तहकीर करे, इसलिए कि वो इस कमजोर मखलूक का आसरा बन जाए, छप्पर छाया बनकर उसके सर पर साहिबां की तरह तन जाए, एहसास तहफ़्फ़ुज़ दे, उसके दर्द बांटे, उसे तन्हाई का एहसास ना होने दे, उसे तन्हाई के दर्द से बचाए, पल पल उसकी खबरगिरी और हिफाजत करे, किसी खजाने की तरह सेंध सेंध कर रखे। मगर क्या होता है, ये बालादस्ती किस सरिये की तरह उसकी गर्दन में फिट हो जाती है और वो इस कदर तन जाता है कि नजर झुकाकर देख नहीं पाता कि आखिर कोई ऐसा भी है जो उसकी तवज्जो का तालिब है, कोई है जिसे उसके दो मोहब्बत भरे बोलों की हाजत है। इस खुदाई दावे में वो मिन्ते हवा की तौहीन पर तौहीन किए जाता है। आज नीरज के सब्र की तनाबें छूट गई थीं। रोते रोते वो जैसे हवास भी खोने लगी थी। माथे पर चिपचिपाहट महसूस हुई। हाथ लगाकर देखा तो खून बह रहा था। शायद कोई चीज ज्यादा वजनी थी जिससे माथे पर गहरी चोट आ गई। कई सालों तक इस हालत में रहने के बावजूद वो बहुत हिम्मत करके उठी। दर्द से चूर चूर वजूद और जलते हुए चेहरे के साथ बाथरूम जाने के लिए मुड़ी तो निगाह सीधा खिड़की के पट पर जा पड़ी। पट खुला हुआ था। शाहजल उसे बंद करना भूल गया था। जिंदगी में रोजन खुल गया था। वो बेताबी से आगे बढ़ी, मगर वो जगह इतनी तंग थी कि उससे बाहर बालकनी में भी नहीं जा सकती थी। 5वीं मंजिल से नीचे का मंजर वाज़ेह नजर आ रहा था। कुछ बच्चे नीचे क्रिकेट खेल रहे थे। उसने आवाज दी, देखो मेरी बात सुनो, मगर उसकी जख्मी आवाज उनकी समातों तक नहीं पहुंच पाई। मेरी मदद करो अल्लाह के लिए। उसने जल्दी से एक कागज पर लिखा और टूटे हुए एशट्रे के टुकड़े के साथ उसे बांधकर पूरी ताकत से बाहर की तरफ उछाल दिया। वो टुकड़ा एक बच्चे के पाँव के पास जा गिरा। उसने इसे उठाते हुए ऊपर की तरफ नजर उठाई तो ईरज ने बेकरार से हाथ हिलाया। बच्चे ने कागज खोलकर पढ़ा और अपने साथियों को भी दिखाया। इसके बाद वो सब वहां से चले गए। ईरज का दिल जैसे हल्क में धड़कने लगा। जल्दी जल्दी अपने बाल समेटकर उसने दुपट्टा अच्छी तरह अपने गिर्द समेटा। कान बाहर से आने वाली आहटों पर लगा दिए। ऐन मुमकिन था कि कोई उसकी मदद को आ जाता। 15 मिनट गुजर गए और फिर बैरूनी दरवाजे पर खटपट की आवाज आई। शाहजल तो नहीं आ गया। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। ए खुदाए बुजुर्गो बरतर, मेरी मदद फरमा। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुझ पर रहम कर दे। तू जानता है मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, सब्र और बर्दाश्त जिस हद तक मुमकिन थी किया, मगर तेरे प्यारे ही तो कहते हैं कि खामोशी से जुल्म सहने वाला भी जालिम का साथ देने वाला होता है। खुदाया मैं थक गई हूँ, बहुत कमज़ोर और नातवा हूँ। ऐसा ना हो तेरी भेजी आजमाइश पर खरी ना उतर सकूँ। मेरे मालिक मुझे अपनी नज़रों करम से सुरखरू कर दे, मुझे इस अकूबत खानी से निजात दे दे मेरे अल्लाह। उसका रुआ रुआ दुआ गो था, आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। जोरदार खटका हुआ और बैरूनी दरवाजा एक धमाके से पूरी तरह खुल गया। अब दरवाजे पर खड़े चंद नफूस ने उसकी सारी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली थी। 3 बच्चों के हमरा एक खातून और 2 आदमी खड़े थे। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। आप प्लीज अंदर आ जाएं। उसकी आवाज़ एक अनजाने खौफ से कांप रही थी। मेरा ख्याल है हमें यहाँ बुलाने के बजाय अगर आप हम पर भरोसा करें तो मेहरबानी करके हमारे साथ चलें। खातून ने बहुत शाइस्ता लहजे में कहा तो इसे भी वक्त की नज़ाकत का एहसास हो गया। यकीनी सी बात थी कि किसी पल भी शाहजल की आमद मुतवक्का थी और अगर इन लोगों की मौजूदगी के दौरान ही वो आ भी जाता तो लाजमी सी बात थी कि इन सबको जलील करके घर से निकाल देने के बाद उसने ईरज की भी खाल उतार देनी थी कि आखिर किस तरह उसने इन अजनबी लोगों को अप्रोच किया। वो जल्दी से बेडरूम की तरफ भागी, अलमारी से चादर निकालकर खुद को बहुत अच्छी तरह लपेटा, सफरी बैग में 2-4 कपड़े और जरूरी अशिया रखी। कुछ पैसे जो शाहजल के इलम में लाए बगैर उसने संभाल रखे थे वो लिए और तेजी से बाहर आ गई। उन सबके साथ जाते हुए वो फ्लैट के दरवाजे को बंद करना नहीं भूली थी। महज 3 महीने की सरसे में उस पर क्या क्या ना बीती थी। अब तक उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि वो इसके चुंगल से आज़ाद हो गई है। वो खातून 2nd फ्लोर पर रहती थीं। उनके साथ उनके घर पहुंचकर जैसे उसने सुख का सांस लिया। मुझे रिजवान ने यह कागज ला कर दिया था जिस पर आपने मदद की दरख्वास्त की है। आजकल ज़माना बहुत ख़राब हो गया है। रिजवान के चाचू और पापा ने तो सख्ती से मना किया कि कोई ज़रूरत नहीं इस कागज़ पर ध्यान देने की, अल्लाह जाने क्या मामला हो, लेकिन मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि यूं इन अल्फाज को नज़रअंदाज कर देती। अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे बताएं कि आखिर क्या मसला है। वो खातून उससे करीब बिठाए उसे मुखातिब कर रही थी। वो जाने किन सोचों में गुम थी। उन्होंने उसका कंधा हिलाया। आप कहाँ से आई हैं?
वालिदैन कहाँ रहते हैं आपके? उन्होंने फिर उससे पूछा तो इरिज ने मुख्तसर अल्फाज में सब कह सुनाया। सरहद से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो खातून बहुत तासुब से उसकी रोदात सुनती रहीं। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, लोगों को बिल्कुल ही अल्लाह भूल गया है। किसी की बहन बेटी की जिंदगी से खेलना, चंद पैसों और आसाइशात के लिए किसी की पूरी जिंदगी को तबाह कर देना एक मजाक बन गया है लोगों के लिए। देखो, तुम मेरी बहन की तरह हो, तुम्हें इस जंगली से बचाना एक मुसलमान और एक औरत होने के नाते मेरा फर्ज है। तुम सिर्फ ये बता दो कि अब तुमने क्या सोचा है। हम हर मुमकिन तुम्हारा साथ देने की कोशिश करेंगे। इरिज को इस खातून के अल्फाज ने अनजाना हौसला दिया था। मैं अपने अम्मी पापा के पास वापस जाना चाहती हूँ, आप प्लीज मुझे लाहौर भिजवा दें किसी भी तरह, वो रोते हुए कह रही थी। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम एक दो दिन यहाँ, मेरा मतलब है मेरे घर पर रहो? वो तुम्हें घर में ना पाकर यकीनन बसों के अड्डों या फिर रेलवे स्टेशन की तरफ भागेगा। ऐन मुमकिन है तुम्हारा ताक्कुब भी करे। तुम 2 दिन यहाँ रहो, जब वो हर तरफ से मुकम्मल मायूस हो जाएगा तो हम तुम्हें यहाँ से गाड़ी में सवार करवा देंगे। अगर चाहो तो तुम अपने वालिदैन को फ़ोन पर इतला दे दो, बल्कि मुनासिब है कि उनको बता दो। वो सबसे पहले तुम्हारे वालिदैन को ही परेशान करने की कोशिश करेगा। तुम्हारी खामोशी यकीनी तौर पर शकूक व शुबहात पैदा करेगी। वो खातून बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी। शाहजल से कुछ बईद ना था कि खुद को बरी ज़िम्मा करार देने के लिए वो उस पर किसी तरह का इल्ज़ाम लगाने और कीचड़ उछालने से भी गुरेज न करता। इन 3 माह में वो बहुत अच्छी तरह समझ गई थी उसे। मैं ज़रा किचन देख लूँ, ये फ़ोन सेट रखा है, तुम इत्मीनान से अपने अम्मी अब्बू से बात कर लो और डरो मत, यहाँ तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो उसका हाथ थपकते हुए उठ खड़ी हुई। उसने सुना था, जब अंधेरा बढ़ जाए तो समझो कि सहर करीब है। रब पाक किसी पर उसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। ये खातून और उनके घर वाले उसके लिए रहमत के फरिश्ते साबित हो रहे थे। हर काम का वक्त मुकर्रर है। उसकी तकलीफ के खात्मे का भी वक्त और दिन मुकर्रर था। सो शाहजल खिड़की का पट बंद करना भूल गया था। उसका लिखा हुआ नोट एक बच्चे के हाथ से जिम्मेदार लोगों तक पहुंचा था। अल्लाह ताला ने उस अकूबत गाह से उसके निकलने का इंतजाम कर दिया था। उसने रिसीवर उठाया और घर का नंबर डायल किया। बेल जा रही थी और बेल के साथ उसका दिल बेचैन हुआ जाता था। चौथी बेल पर कॉल रिसीव हो गई थी। दूसरी तरफ अम्मी थी। अम्मी, उसके लबों से सिसकता हुआ ये लफ्ज दूसरी तरफ मौजूद माँ के कलेजे पर किसी अन्नी की तरह लगा था। इरज, इरज मेरी बच्ची, तू कहाँ है? चंदा क्यों खामोश है? बोल ना मेरी बच्ची। अम्मी भी सिसक उठी थी। अम्मी, अम्मी कुछ नहीं कह सकती, बस मैं आपके पास आ रही हूँ। अम्मी, मैं आ जाऊँ ना आपके पास? वो रोते हुए कह रही थी। हाँ मेरा बच्चा, मत पूछ, बस आजा मेरी जान। हर गुजरने वाला लम्हा बहुत सख्त है। बहुत दिन से मेरा दिल बहुत बेचैन था किसी अनहोनी का ख्याल से, और हर बार झटक देती थी। अम्मी, अम्मी हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ अम्मी। शाहजल वो नहीं था जो नजर आता था अम्मी। उसने सारा सामान, सब जेवर बेच दिया। उसने जो कुछ बताया सब झूठ था, यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं, माँ बाप मर चुके हैं। वो बिलक बिलक कर बता रही थी। तुम्हारे बाबा कुछ दिन पहले गए थे तुम्हारे घर, ताला लगा हुआ था। तुम्हारा और शाहजल का नंबर भी बंद था। किसी से क्या पूछते, किस तरह राब्ता करते? बस दिल पर पत्थर रखे दिन से रात किए जा रहे थे मेरी बच्ची। तुम आ जाओ। अभी कहाँ हो? कहाँ से फोन कर रही हो? अम्मी बेताबी से बोली तो उसने मुख्तसर अल्फाज में आज का सारा वाकया कह सुनाया। अम्मी दिल पर हाथ रखे अपने वजूद के सबसे प्यारे टुकड़े के बिखर जाने की दास्तान सुनती रहीं। इरज के खामोश होने पर रिसीवर से ममता की सिसकियां उभरी। बस मेरा बच्चा, तुम आ जाओ। मजीद कुछ बातें करने के बाद इरज ने जब फोन बंद किया तो बहुत हद तक दिल का बोझ हल्का हो गया था। वो खातून जिनका नाम शाहीन था, वो इसे गेस्ट रूम में ले आई। तुम कुछ देर आराम कर लो, रिजवान के पापा के आ जाने पर इस मसले का हल निकालते हैं। उसे छोड़कर वो बाहर चली गई। पता नहीं ये लोग कैसे हैं, कौन है? आसमान से गिरा खजूर में अटका के मुसादिक मैं कहीं किसी और मुसीबत में न फंस जाऊं। उसकी निगाहों के सामने कई अखबारी तराशे और टीवी चैनल्स के प्रोग्राम घूमने लगे। आजकल किसी पर भरोसा करना कहाँ तक ठीक रहा था। जब घर से ही बेएतबारी मिले, भरोसा तोड़ने वाले अपने करीबी ही हों, तो फिर किसी पर भी यकीन करना मुमकिन नहीं रहता। वो भी बेचैन दिल के अंदर बेतहाशा बेएतबारी छुपाए बज़ाहिर खामोश बैठी आने वाले वक्त का इंतजार कर रही थी। शाम के साए फैलने लगे। पता नहीं शाहजल आ गया होगा या नहीं, सोच के सामने जैसे उसके जहन को डसा। मुझे ना पाकर क्या करेगा वो? जानती थी गुस्से से उसका तनफ्फुस जलने लगेगा, खूब तोड़फोड़ करेगा, जख्मी नाक की तरह फुंकारेगा। शायद इस इमारत के दीगर रिहायशों से उसकी बाबत सवाल जवाब भी करे। अभी तक उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। बाहर होने वाली चहल पहल से अंदाजा हो रहा था कि घर के मकीन आ चुके हैं। बच्चों की हंसी और भागदौड़ की आवाज़ों के साथ मर्दाना आवाज़ों की आमेजिश बखूबी उसके कानों तक पहुंच रही थी। तभी शाहीन ने दरवाजे से अंदर झांका। इरिज, मुनासिब ख्याल करो तो बाहर आ जाओ। रिजवान के पापा आ गए हैं, वो कुछ बात करना चाहते हैं तुमसे। उसने चादर को अच्छी तरह अपने गिर्द लपेटा और खामोशी से बाहर आ गई। सामने लाउंज में सोफे पर 2 मर्द हजरात विराजमान थे, जिनमें बड़ी उम्र वाले गालबन रिजवान के पापा थे और उनसे कदरे कम उम्र वाले यकीनन चाचू होंगे। वो शाहीन के हमरा दूसरे सोफे पर सिमट कर बैठ गई। देखिए बहन, दिन के वक्त आपकी जहनी हालत ऐसी नहीं थी कि आपसे कोई सवाल जवाब किए जाते, सो हम लोग अपने अपने कामों पर रवाना हो गए।
हमें यकीन है कि अब तक घर के माहौल और शाहीन के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद आप मुकम्मल ना सही तो कुछ हद तक मुतमईन ज़रूर हो गई होंगी। अब बराह करम आप हमें तफसील से बताइए कि ये सारा क्या किस्सा है, ताकि हम आपकी मदद कर पाएँ। शाहीन ही की तरह उनके शोहर नामदार, जिनका नाम बाद में पता चला कि फुरकान था, भी खासे मुहज़्ज़िब और सुलझे हुए थे। उनके बात करने के अंदाज से हौसला पाकर आहिस्ता आहिस्ता इरज ने अपनी शादी से लेकर अब तक की तमाम कहानी सुना दी। आपके अम्मी बाबा ने उस शख्स की छानबीन क्यों नहीं करवाई? मेरा भाई नहीं है, बाबा हार्ट पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं कर सकते। बस उन लोगों की ज़ुबान पर यकीन कर लिया सबने। जिन दो अफराद को शाहज़ल ने अपने वालिदैन के तौर पर साथ लाए थे, वो इतने पढ़े लिखे, मुहज़्ज़िब और सुलझे हुए थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो सब जो कुछ कह रहे हैं झूठ है। बहन जी, आजकल की दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं रहा, कुछ भी मुमकिन है। चलें, बहरहाल इन सब बातों से कतई नज़र आप क्या चाहती हैं? क्या उस बंदे के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए, 4-8 लितर पड़वाए जाएं, सब कुछ जो हड़प कर चुका है उससे वो भी तो निकलवाना है ना? नहीं भाई, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहती, वो बेज़मीर है, मैं नहीं। बस मुझे अपनी मम्मी पापा के घर जाना है। देखिए इरज बहन, अगर आप उसे इसके किए की सजा नहीं दिलवाएंगी तो यकीनन उसकी हौसला अफजाई होगी। इस तरह के मर्द एक आध केस के बाद रुकते नहीं हैं, मुफ्त का माल बटोरने के लिए शिकार फांसते रहते हैं। आप जैसे कोई और बहन फिर उसके चुंगल में फंस सकती है। आपकी सब बातें दुरुस्त हैं फुरकान, मगर मेरा ख्याल है इरज फिलहाल ठीक कह रही है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी इसकी सिक्योरिटी है। इसका अपने वालिदैन के घर पहुंच जाना सबसे अहम है, बाकी के मामलात को बाद में भी देखा जा सकता है। शाहीन ने पहली बार उनकी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। इरज ने ममनून निगाहों से उसकी तरफ देखा। ठीक है, जिस तरह आप लोग कहें। इरज बहन, आपने अपने घर वालों को मुतला तो कर दिया है ना? फुरखान साहब उसकी तरफ पलटे। जी, ये बहुत अच्छा किया आपने। अब कम से कम इन मिस्टर की इधर दाल नहीं गलेगी। आप इस घर को अपना घर समझकर 2 दिन यहीं क्याम कीजिए। हालात साजगार होते ही हम आपको आपके घर पहुंचाने का बंदोबस्त कर देंगे। फुरकान साहब ने निहायत तसल्ली आमेज अल्फाज कहे। और अली, तुम जरा ऊपर के फ्लैट का ध्यान रखना, 1-2 बार जरा जाकर देख लेना, सुन गुन लेना, बहुत जरूरी है। आखिरी बात उन्होंने अपने भाई से की और बेडरूम की तरफ बढ़ गए। अगले 2 दिनों में वो इस घर में पनाह गुज़ीर रही थी। शाहजल रात गए घर वापिस आया था। यकीनन यकीनन उसके अंदर के बुज़दिल इंसान ने उसे बहुत अच्छी तरह समझा दिया होगा कि उसके हाथ में आ जाने वाला बेबस शिकार निकल भागा है। अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा तिल मिलाने के बावजूद उसने खामोशी में ही आफियत समझी कि शोर और वावेला उसके अपने जुर्म पर से पर्दा उठा देगा। गुमनाम हो जाने में ही बेहतरी थी। 2 दिन मजीद गुजारने के बाद जब शाहजल की वापसी की उम्मीद नहीं रही तो फुरकान साहब और अली हैदर ने उसे बजरिया बस लाहौर रवाना कर दिया। उसे एक अरबी बुर्का मुहैया किया गया था और शाहीन के पुराने कपड़े और जूते दे दिए गए थे। कपड़ों का बैग भी एहतियातन तब्दील कर दिया गया था। इस हालत में शाहजल उसे मरकर भी ना पहचान सकता था। जिंदगी में उसने ऐसी कसम परसी के दिन नहीं देखे थे। सिर्फ खुदाए बुजुर्ग बरतर की जात थी जिसके आसरे पर वो इतने बड़े क्राइसिस से निकली थी। इन 3 माह की शदीद अजियत के निशान उसके वजूद पर थे। फुरकान साहब और शाहीन ने हकीकी मायनों में ये साबित किया था कि बेशक आज इंसान की खुदगर्जी की वजह से इंसानियत शर्मसार और सरनगो है, मगर अब भी कहीं कहीं अल्लाह ताला की दी हुई हदायत पर चलने वाले इंसानियत बचाने की फिक्र में लगे हुए हैं कुछ इंसान जो वाकई इंसान के हिलाने के हकदार हैं। उन्होंने जितने दिनों से अपने पास रखा, एक पल को एहसास नहीं होने दिया था कि वो अजनबी या हालात की मारी हुई है, मजबूर और बेकस है। और जब उसे रुखसत करने आए थे तो फुरकान साहब ने लाहौर का टिकट खरीद कर देने के बाद बहुत चुपके से 2,000 उसके हाथ पर रख दिए थे। इरज के बेहद ममनून और मशकूर अंदाज पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, एक भाई होने का फर्ज अदा किया है। शायद इसके बदले मेरा रब पाक मेरी बहनों को सुख अता कर दे। रब पाक मुझे माफ़ फरमा दे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उसे पानी की बोतल और खाने पीने की कुछ अशिया देकर उसके सर पर हाथ फेर कर तेजी से गाड़ी से उतर गए थे। इरज की आंखें धुंधला गई थीं, फिर भी उसे इनकी आंखों में फैलती नमी नजर आ गई थी। तमाम रास्ता वो बहुत सिमटी हुई अपनी सीट पर बैठी रही थी। हत्तुल इम्कान उसने कोशिश की थी कि नकाब ना उठाए। साथ बैठी खातून से भी उसने एहतियातन बातचीत नहीं की थी। इस खातून के 2-4 सवालात के बस हूँ हाँ में जवाब देकर उसने अपनी सारी तवज्जो खिड़की से बाहर मरकूज कर दी थी, जिस पर साथी खातून भी खासी बदमजा होकर दूसरी तरफ मुतवज्जा हो गई थी। 16 से 18 घंटों के इस थका देने वाले सफर ने सिर्फ उसके कवाह ही मुजमहिल नहीं किए थे, बल्कि रूहानी तौर पर भी वो बेहद दुख और कुर्ब से गुजरती रही थी। गाड़ी जाने पहचाने रास्तों पर आई तो जैसे इसमें भी जिंदगी की एक लहर से दौड़ गई। वो सीधी हो बैठी। 3 माह पहले इस शहर की फिजा में वो किसी तितली की मानिंद आजाद और बेफिक्र उड़ती फिरती थी, आजादी के सांस लेती थी। फिजा में उसकी हंसी के जलतरंग बजते थे, उसके आंचल के रंग बिखरते थे। फिर वो लम्हा स्या आ गया कि उसके हुकूक शाहजल के नाम लिखे गए। नोश्ते तकदीर ने उसके मुकद्दर पर अजियत की मोहर जब्त की और वो भी जैसे मशीयत एज़ी का हुक्म समझकर मानती चली गई। किसी जगह गर्दन उठाकर इनकार या बगावत की जुर्रत नहीं दिखाई, मगर उसकी दिखाई गई आजी को सामने वाले ने उसकी गुलामाना ज़हनियत समझकर उस पर हुकूमत शुरू कर दी। सिर्फ हुकूमत ही क्या, मौकूफ ने उसका तो बेजा इस्तेहसाल ही शुरू कर दिया। उस पर जिंदगी ही तंग करके रख दी थी। रावी के
पुल से गुजरते ही शाहदरा टाउन के जाने पहचाने मंजर ने उसमें जिंदगी भर दी। भाई यहाँ आगे ही रोक दे जरा, मैंने उतरना है। पूरे सफर के दौरान वो पहली बार बोली थी। कंडक्टर ने भी कुछ हैरान होकर देखा और इस बात में सर हिलाता कंधे उचकाकर आगे बढ़ गया। स्टॉप आ गया था। उतरो बाजी, आपका स्टॉप आ गया। उसका दिल धड़का। पर्स और बुर्का संभाल कर वो उठ खड़ी हुई और तेजी से सीटों के दरमियान से गुजरती बस से उतर गई। दिन के 10-11 बजे का वक्त था। स्टॉप पर कुछ खासा रश नहीं था। कंडक्टर उसे उसका बैग थमाकर बस को चलने का इशारा कर चुका था। उसने भी लरजते कदमों से अपने मेके की मेहरबान राहों पर चलना शुरू कर दिया। जूं जूं घर करीब आ रहा था, दिल की धड़कन की रफ्तार गैर मामूली होती जा रही थी। कदमों में लर्जिश वादे थी। किन अरमानों से उसे रुखसत किया गया था और किन नज़ियतों के कांटों पर चलकर आज वो वापिस आई थी। बड़े बुजुर्गों का कौल है ना कि माँ बाप बेटी को तख्त तो दे सकते हैं मगर बख्त नहीं। वो सच ही तो था। तख्त तो दिया था उसके माँ बाप ने, मगर वो तख्त उसके लिए नहीं था। 4 दिन की बादशाही का हार दरअसल गुलामी के तोक की खुशनुमा शक्ल देकर बनाया गया था। उसकी राजधानी बिक गई थी। उसके माँ बाप के अरमानों को कौड़ियों के मोल बेच दिया गया था। उसके कदम रुक गए। सामने ही मानूस नीले रंग का गेट अधखुला दिखाई दे रहा था। चंद लम्हों में ही बचपन से लेकर रुखसती तक के मंजर सब ही एक लम्हे में नजरों में घूम गया था। उसने गेट के अंदर पांव रखा। पर्स और बैग का वजन जैसे नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। पता नहीं कहाँ वो उसके हाथ से छूट गए। वो धीरे धीरे चलती लाउंज के दरवाजे पर आन रुकी। सबसे पहले नीरज की नजर पड़ी थी उस पर। अम्मी, उसके हलक से कराह की सूरत निकला और अगले ही पल वो भागकर नीरज को अपनी बाहों में समेटे रो रही थी। नीरज की पलकें भी तेजी से भीगने लगीं। आपी, आपी, ये क्या हालत हो गई आपकी? नीरज बिलक बिलक कर रो रही थी। अम्मी भी आ गईं और बाबा भी। उसे गले लगाकर जी भर कर रोए थे वो दोनों भी। अपनी बेटी की बर्बादी पर ये आंसू नहीं थे, उनके कलेजे का खून था जो आंखों से रवा था। इन 2 बेटियों के लिए क्या क्या ना सोचा था उन्होंने, कैसे कैसे ख्वाब न बुने थे। बेटियां समझकर नहीं, बेटे समझकर उन्हें आला तालीम और तरबियत से नवाजा था और आज उनके कलेजे के एक फूल को नोच खसोट पत्ती पत्ती बखेर दिया गया था। उसे थाम कर सोफे तक ला कर बिठाने के बाद वो तीनों इसके गिर्द यूं बैठ गए थे कि एक पल की देर होने पर कहीं वो आंखों से ओझल ही ना हो जाए। मेरी बच्ची, कैसा जालिम, कैसा शक्की था, क्या हाल कर दिया उसने मेरी फूल सी बच्ची का। अम्मी उसी तरह रोए जा रही थीं। नेक वक्त, हौसला करो, खुदा का शुक्र अदा करो, हमारी बच्ची हम तक पहुंच गई, कोई नाकाबिले तलाफी नुकसान नहीं हुआ। रब ताला ने हमारी बच्ची को इस जालिम के चुंगल से बचा लिया। बाबा उसका सर अपने शाने से लगाकर गुलगुलेर आवाज में बोले तो उसकी रूह करा उठी। बाबा, मेरे भोले बाबा, और नाकाबिले तलाफी नुकसान क्या होता है भला? आपकी बेटी जिंदा है? नहीं, बस जिंदा दिखाई देती है। इसकी तो रूह तक मुर्दा हो गई। इस बेहिसी बेवकूती ने इसे जीते जी जिंदा दरगोर कर दिया। बाबा, आपकी वो ज़हीन बेटी जो कभी आपका फख्र हुआ करती थी, मर गई बाबा। उसकी रूह ने उसका जनाजा पढ़ दिया बाबा। उसके होंठ आपस में यूं बेबस थे जैसे कभी खिलेंगे। आंखें आबलों की तरह फूट पड़ी थीं। दर्द से टूटा वजूद संभालना दोबर हो गया था। पानी। बहुत दिक्कत से उसे ये एक लफ्ज उसकी जुबान से अदा हुआ। नीरज जल्दी से भागकर उसके लिए पानी ले आई। 2 घूंट पर मुश्किल पानी पीते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। थकन इस तरह एसाब पर सवार हुई कि उसके हवास उसका साथ छोड़ गए, या शायद एक तवील एसाबी दबाव और रूहानी अजियत सहने के बाद अपनों के दरमियान पहुंच जाने के एहसास ने उसे बेसुध कर दिया था। बाबा के शाने पर उसका सर ढलक गया था। मेरी बच्ची। अम्मी के आंसू थमने में ही नहीं आ रहे थे। बस चुप हो जाओ, उसके सामने इस तरह रोना बंद कर दो। मैं कह रहा हूँ तुम दोनों से, जब ये जागे तो इसे घर के माहौल में किसी तकलीफ दे बात का एहसास ना होने पाए। बहुत दुख सह चुकी है मेरी बेटी, बहुत बहादुर है, और जितनी जल्दी हम इसे इस बोझ से आज़ाद करवा लें तो उतना अच्छा है। समझ रही हो ना मेरी बात? बाबा रसान से समझा रहे थे। अम्मी ने इस बात में सर हिला दिया। नीरज, अपनी आपी का अब तुम्हें पहले से ज्यादा ख्याल रखना होगा। एक छोटी बहन की तरह नहीं, एक अच्छी दोस्त की तरह उसका हर दर्द बांटना होगा। मेरा ख्याल है थोड़े को बहुत जानो। बाबा ने कहते हुए नीरज को संभाला और नीरज और अम्मी की मदद से उसे उसके कमरे में लाकर बेड पर लिटा दिया। बुर्का उतारकर एक तरफ रखा और उसे कंबल उड़ाकर वो तीनों बाहर आ गए। जानते थे बहुत लंबी मुसाफत तय करके आई थी उनकी एक बेटी। एक बेफैज हमराही का साथ मिला था उसे, जिसने सिर्फ उसे बीच राह पर अकेला ही नहीं किया था, बल्कि राहजन की तरह उसका ज़ादेरा भी लूट कर ले गया था। खाली हाथ खाली दामन कर दिया था इसने ईरज को। दिन भर बेसुध रही थी वो। शाम ढले कहीं जाकर उसकी आंख खुली। करवट बदलने की कोशिश में वो महज कराह कर रह गई। अपने कमरे की मानूस फिजा ने उसे जल्द ही हवासों की दुनिया में ला फेंका। कदरे तमानियत महसूस करती वो उठ बैठी। बिखरे बालों को समेटकर बेतरतीब सा जूड़ा गूंदा और उठ खड़ी हुई। अपने आप पर निगाह डाली। शाहीन का दिया हुआ सूट अभी तक उसके तन पर था। उसने अपनी वार्डरोब खोलकर एक सूट निकाला और बाथरूम में घुस गई। नीम गर्म पानी की बहती फुहार में उसके वजूद की थकन भी जैसे बहती चली गई। नहाकर उसने काफी अच्छा महसूस किया। गीले बालों को कंघी करके क्लिप किया और दुपट्टा अच्छी तरह लपेट कर बाहर निकली तो सामने ही किचन में अम्मी और नीरज काम में
मसरूफ दिखाई दी। वो उन्हीं की तरफ आ गई। अम्मी की नज़र उस पर पड़ी। जाग गई मेरी गुड़िया। अम्मी लपक कर उसके करीब आई, उसे गले से लगाया। आपी, सारा दिन आपने कुछ नहीं खाया। बाबा बाजार से आपका फेवरेट पिज़्ज़ा और चिकन सैंडविच लाए थे, मैंने अमन में रख दिए थे। गरम करूं? नीरज ने बेहद मोहब्बत से उसकी तरफ देखकर सवाल किया। नेरी, एक कप चाय पिला दो, बस चाय पीने को जी चाह रहा है, नीरज ने कहा। तो नीरज ने इस बात में सर हिलाते हुए चाय का बर्तन बर्नर पर रख दिया। चाय बनाकर एक कप उसे थमाते हुए नीरज ने साथ ही प्लेट में सैंडविच भी रख दिए। आप ही खाली चाय ना पिए, साथ कुछ खा लें। ठीक है। नीरज ने मजीद कुछ भी कहना बेहतर नहीं समझा। चाय के साथ छोटे छोटे नवाले लेते उसने एक सैंडविच खा ही लिया। अम्मी क्या पका रही हैं? मटर पुलाव और फ्राई कीमा, तुम्हें बहुत पसंद है ना? तुम्हारे बाबा स्पेशली कह कर गए थे कि मेरी बेटी की पसंद का खाना पकाना। अम्मी के लहजे में ममता भरी मिठास थी। बाबा की वही रूटीन है, कुछ भी तो नहीं बदला यहाँ, नीरज बेख्याली में कह गई। कुछ बदला है तो वो मैं हूँ, मैं वो नहीं रही। मेरी प्यारी माँ, तुम्हारे आंचल से दूर क्या किया, जख्म जख्म हो गई मैं। उसका दिल तड़पा, मगर ये अल्फाज उसने अपने अंदर ही घोट लिए। एक फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर रेंग गई। 3 माह में वो तो भूल ही गई थी कि उसकी भी कोई पसंद नापसंद थी। अक्सर तो दिन का खाना घर में होता ही नहीं था। शाहजल उतनी ही सब्जी देकर जाता जिससे एक वक्त का खाना पक पाता। अगर वो दिन को खा लेती तो रात के लिए कम बचता, सो वो अक्सर दिन को चाय पीकर गुजारा कर लेती। रात को देर गए जब शाहजल आते हुए रोटी लेकर आता, उस वक्त तक भूख के मारे आंतों में बल पड़ रहे होते। 24 घंटों में सिर्फ 2 बार खाना नसीब होता और कभी कभी वो भी पसंद का ना होता। फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करके वो रूखा सूखा खा लेती। उसकी आंखों के किनारे भीग गए। ये मोहब्बतें तो ख्वाब ही हो गई थी जैसे। कहने को 3 माह थे, मगर एक एक पल साल के बराबर था। उसके वजूद रूह पर इन 3 माह ने अजियत के अनमिनट नकूश छोड़े थे, जो जाने कब मादूम हुए थे या फिर होने भी थे कि नहीं, मजीद गहरे होकर आबले बन जाने थे। इरज मेरी बच्ची, कुछ भी मत सोचो, बस अब तुम हमारे दरमियान हो, अपने रिश्तों के दरमियान। किसी की मजाल नहीं जो हमारी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखे। अम्मी उसके चेहरे को अपने मेहरबान हाथों में थाम कर बोली तो उसने माँ के सीने में मुंह छुपा लिया। कहा जाता है वक्त हर जख्म का इलाज है, बेहतरीन मरहम है, तो ये कुछ गलत भी नहीं। उसे अम्मी बाबा के यहाँ 1 माह से ज्यादा हो गया था। एक दो बार शाहीन और फुरकान साहब ने फोन करके उसकी खैरियत दरियाफ्त की थी और साथ ही बताया भी था कि शाहजल वापिस आ गया था। मुंह अंधेरे घर से जाना और रात गए लौटना उसका मामूल था। बिल्डिंग के किसी रिहायशी से उसकी सलाम दुआ ना थी। जैसे ही बाबा को पता चला, उन्होंने फौरी तौर पर तलाक का नोटिस इसे भेज दिया। नोटिस भेजने के 5वें दिन ही घर पर उसकी कॉल आ गई। खुशकिस्मती से बाबा घर पर थे और फोन उन्होंने ही उठाया था। उसकी आवाज सुनकर जोशे गैस से बाबा का चेहरा सुर्ख हो गया था। तुमने जो कुछ किया उसके बाद यहाँ फोन करने की जुर्रत का मतलब जानते हो? उन्होंने एक एक लफ्ज को चुबाकर अदा किया। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि ये फजूल के हथकंडे इस्तेमाल करना छोड़ दें। इरिज मेरी बीवी है और मैं उसे तलाक देने का कोई इरादा नहीं रखता। दूसरी तरफ से इंतहाई सर्द अंदाज के जवाब पर बाबा का सबर जवाब दे गया। इरिज का नाम दोबारा अपनी गंदी जुबान पर मत लाना। मंसूर अली बूढ़ा जरूर है, मगर बेगैरत नहीं। तुम जैसे बुज़दिल बहुत देखे हैं, औरत पर जुल्म करके मर्दानगी दिखाने वाले कमीने। तुमसे जो बन पड़े कर गुजरो, और अपनी बच्ची को बचाने के लिए मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। और दोबारा यहाँ फोन करने की जुर्रत न करना, यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। बाबा ने रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया। करीब सोफे पर बैठी एरज का चेहरा लट्ठे की तरह सफेद हो गया था। खौफ जैसे रीढ़ की हड्डी में सनसना गया। बाबा ने उसकी तरफ देखा तो घबराकर जल्दी से आगे बढ़े। इरिज बेटा, तुम ठीक हो ना? बाबा ने उसके कंधे को छूते हुए पूछा। बाबा वो मुझे नहीं छोड़ेगा बाबा, वो बहुत जिद्दी है। इरिज बेटा मत डरो, तुम उससे इरिज बेटा मत डरो, तुमने उसका क्या बिगाड़ा है जो यूं खौफजदा हो? जो कुछ किया उसी ने किया है, ज्यादतियां उसकी तरफ से हुई हैं। मेरा बच्चा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ शामिल हाल होगी। इसके तो बड़े भी घुटने टेकेंगे। मेरी बेटी देखना, जीत हक की होगी। बाबा उसके सर को धीरे धीरे थपक रहे थे। उनके लहजे की नरमी और मोहब्बत किसी मरहम की तरह उसके जख्मी जहन को सुकून दे रही थी। उसने बाबा के कंधे से सर टिका दिया। बाबा, कहते हैं इंसान खुद अपने 90% परेशानियों का मौजब होता है। इंसान अपनी मुश्किलात में खुद इजाफा करता है। लेकिन बाबा, मैंने तो हर मुमकिन समझौते की कोशिश की, फिर भी शाहजल हर आने वाले दिन पहले से ज्यादा बुरा क्यों होता चला गया? उसने जिस तरह चाहा मैं उस तरह रही। उसने जो खिलाया मैंने खामोशी से खाया। 3 माह में एक बार भी वो ना मुझे कहीं लेकर गया और ना ही मेरी जरूरत की कोई चीज ला कर दी। मैंने उससे मांगा भी नहीं कि मुझे जो चाहिए, फिर भी उसका रवैया मेरे साथ बुरे से बुरा होता चला गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अजीब सी मासूमियत और दर्द का इम्तिजाज हलकोरे ले रहा था।
मैं जानता हूँ बाबा की जान कि मेरी शहजादी बहुत सब्र और हौसले वाली है। तुमने हर मुमकिन निभाने की कोशिश की होगी, मगर शायद किस्मत में ये इम्तिहान लिखा होगा ना। ये तो जानती हो ना मेरी बच्ची कि रब ताला आजमाइशों में सिर्फ अपने प्यारे बंदों को ही मुब्तला किया करता है और फिर सब्र का बेहद अजर भी अता करता है। यूं ही समझो कि ये इम्तिहान अल्लाह ताला की मंजूरी है कि उसने तुम्हें साबिर लोगों के ग्रोह में शामिल करने को चुना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस आजमाइश में खरी उतरी होगी। बाबा उसके आंसू पहुंचते हुए बोले तो जैसे उसके दिल को भी सब्र आया। आंखों के नम गोशों को आंचल से साफ करती मुस्कुराने की कोशिश करती वो बाबा को काबिले फख्र बेटी लगी थी। क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरी बेटी अब कभी रोएगी नहीं? जो कुछ भी हुआ उसे एक भयानक ख्वाब समझकर भुला कर जीने की भरपूर कोशिश करेगी इंशाल्लाह। क्या बातें हो रही हैं बाप बेटी में चुपके चुपके? अम्मी ने इन्हें लाउंज में महवे गुफ्तगू पाया तो इधर ही चली आई। क्यों भाई, आपको क्यों बताएं, ये हम बाप बेटी की बात है। दिस इज फाउल मंसूर साहब, अम्मी ने मसनूई नाराजगी से घूरा। ओहो इरिज बेटा, देख लो तुम्हारी अम्मी जेलस हो गई। सारा दिन घर पर ही तो होती हैं जनाबे आलिया। 4 लम्हे हमने अपनी बेटी से क्या बात की कि आप जेलस हो गईं? बाबा शरारत से मुस्कुराते हुए बोले, अरे नहीं नहीं भाई, हम जेलस नहीं होते, खूब बातें करें। हाँ मुझे ये बता दें कि चाय किसने पीनी है ताकि मैं बना लूँ। अम्मी आप बैठें, चाय मैं बनाती हूँ, इरेज ने फौरन कहा और साथ ही उठ खड़ी हुई। अम्मी ने बाबा की तरफ देखा तो उन्होंने इन्हें कुछ भी कहने से मना करने का इशारा किया। अम्मी मुतमईन होकर बैठ गईं। इरेज किचन की तरफ चली गई। अम्मी बाबा बहुत अच्छी तरह समझते थे कि उसे ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि उसे मसरूफ़ रखा जाए, और वो देख रहे थे कि आहिस्ता-आहिस्ता उसकी खुद एतमादी बहाल हो रही थी। वो जो हल्के से खटके पर भी चौंक जाती थी, दरवाजे की हर दस्तक और फ़ोन की हर बेल पर दहशत से जिसकी मासूम आंखें फट पड़ती थीं, आहिस्ता-आहिस्ता नॉर्मल होने लगी थी। ज़िंदगी की भरपूर रानाइयाँ ना सही, मगर ज़िंदगी महसूस होने लग गई थी उसमें। मगर घर से बाहर निकलते हुए अब भी उसके पाँव लरसते थे। उसे महसूस होता था जैसे ही कदम बाहर निकालेगी, किसी मोड़, किसी रास्ते पर शाहज़ल मुंतज़िर खड़ा होगा, उसे अज़ियत के जहन्नुम में धकेलने के लिए। बाबा शाहज़ल की धमकियों से मरूब नहीं हुए थे। वो बहुत अच्छी तरह जानते थे शाहज़ल जैसे इखलाक से गिरे लोग अंदर से बहुत बुज़दिल होते हैं। वक्फे वक्फे से तलाक के 3 नोटिस मिल जाने के बाद वो अदालत में पेश हुआ था और रवायती ओछे हथकंडों पर उतर आया था। इरज के शख्सी खाके के जिस हद तक परखचे उड़ा सकता था उसने उड़ाए, उसके किरदार पर जितना कीचड़ उछाल सकता था उसने उछाला। और जब बाबा के हायर किए गए काबिल वकील के सामने उसकी कोई दलील ना चली तो उसने इस शर्त पर खुला देने का अंदिया दिया कि वो इरज को दिया जाने वाला जहेज और जेवरात कुछ भी नहीं देगा। बाबा बहुत अच्छी तरह जानते थे कि वो सब कुछ पहले ही हड़प कर चुका है। चीज़ों से ज़ेवरात से कहीं ज़्यादा अहम उनकी बेटी की ज़िंदगी थी। उनसे कोई सब कुछ ले लेता और बदले में इरज का सुख और खुशी दे देता तो यकीनन इन्हें फैसला करने में एक भी पल ना लगता। और अब भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने शाहज़ल की ये शर्त मानकर अपनी बेटी की आज़ादी के परवाने पर दस्तखत करवा लिए थे। उस दिन घर आकर बाबा टूट से गए। पूरा 1 साल ये केस अदालत में चलता रहा था और इस सारे अरसे में किसी मुकाम पर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। लेकिन आज जब वो अपने मकसद में कामयाब हो गए तो घर आकर बहुत रोए थे। एक ख्याल बार-बार उन्हें अज़ियत दिए जा रहा था। कितने बदकिस्मत बाप थे वो। लोग अपनी बेटियों की आबादी उनके सुख के लिए इस तरह थकते हैं, और इन्हें अपनी बेटी को एक शक्युल क्लब से बचाने के लिए थकना पड़ा। इस सारी थकावट के बाद उनकी बेटी के हिस्से में क्या आया? शोहर का नाम तक ना रहा उसके पास। वो आबाद नहीं रही थी। जितने प्यार, लाड, अरमानों और दुआओं के साथ उसे रुखसत किया था वो सभी जाने कहाँ खो गए थे। वो दुआएं, वो सब अरमान मलिया मेट हो गए थे। हाँ बस एक इत्मीनान था कि बेशक वो अपनी बेटी के लिए खुशियां ना खरीद पाए, मगर कम अज कम उसे अजियतों और मुसाइब से जरूर बचा लिया था। रब ताला ने इस मामले में इनका भरपूर साथ दिया था। वो तो अपने घर में मुतमईन बैठे थे कि कोई इनकी बेटी को चाव से ब्याह कर ले जाने वाला उसके नाज उठा रहा होगा। खुदा ने बर वक्त मदद की और इरज वहां से बखैरो आफियत उनके पास पहुंच गई। और इन पर तब वाजे हुआ था कि इरज ने इनसे दूर ये तमाम रिश्ता शोहर से नाज बर्दारी कराकर नहीं, एक अकूबत खाने में रात से दिन से रात करते गुजारा था। एक एक पल अपना आप मिटाया था और बदले में ताने तशना और तशद्दुद सहा था। यह भी कर्म खुदाबंदी था कि फुरकान साहब और शाहीन जैसे नेक लोग उनके हमसाये में थे, जिन्होंने बिना किसी लालच या गर्ज के उनका साथ दिया था। वरना तो वो कभी जान ही ना पाते कि इरज कहाँ और किस हाल में है। वो जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते कम था, मगर फिर भी दिल के किसी गोशे में बहुत दर्द था। उसकी बेआबादी का दर्द था, अपनी ज़हीन तालीम याफ्ता काबिल फ़ख्र बेटी की बेकदरी का। और ये दर्द रात की तन्हाइयों में अम्मी और बाबा दोनों को ही बेताब कर देता था, उनकी शफीक आंखों को बरसने पर मजबूर कर देता था। नीरज को कुछ लोग देखने के लिए आ रहे थे। हजार वसवसे अम्मी अब्बा के दिल को दहलाए जा रहे थे। मंसूर साहब, मेरा दिल अंदर से लरज रहा है। ये बेटियां भी कैसा इम्तिहान होती हैं। कलेजे का खून पिलाकर इन्हें बड़ा करें और फिर किसी अजनबी के हवाले कर दें। आगे उनकी किस्मत के जिसके साथ उनका मुकद्दर जुड़ा बेहिस है या एहसास करने वाला, बेकदरा है या कदर करने वाला। ओहो नेक वक्त, ये फ़र्ज़ है और ज़रूरी नहीं कि हर एक का नसीब एक जैसा हो। आने दो आने वालों को अच्छी तरह देखें भालेंगे तभी हाँ करेंगे। इंशाअल्लाह आप खुद को
बेजा हलकान ना करें। मुझे अल्लाह की पाकज़ात पर बेहद यकीन है, वही करम करने वाला है। बाबा ने अम्मी को तो तसल्ली दे दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो खासे खाइफ थे। अभी बहुत अरसा तो नहीं गुजरा था एरज वाले वाक़ये को, वो किस तरह सब कुछ फरामोश कर देते। शाम को मेहमान आ गए। देखने में खासे सुलझे हुए और तालीम याफ्ता दिखाई दे रहे थे, मगर वो पहले भी एक बार धोखा खा चुके थे। शाहज़ल और उसके वालिदैन भी कुछ कम दिखाई ना देते थे, मगर हकीकत में क्या थे, कितना बड़ा घाव लगा गए थे उनके कलेजे पर। ये जख्म भरते भरते तो शायद उम्र ही गुजर जाती। आने वालों की अच्छी तरह खातिर मदाद के बाद उनसे कुछ मोहलत मांगी गई थी। रज़ा नीरज का मुतवक्का शरीके हयात एक मल्टी नेशनल कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा था। उस कंपनी की तरफ से उसे बंगला और गाड़ी भी मुयस्सर थी। बड़े दो भाइयों की शादियां हो चुकी थी और वो दोनों ही फैमिली समेत मुल्क से बाहर सेटल थे। एक छोटी बहन थी जो कि एमए प्रीवियस की स्टूडेंट थी। खासी नटखट क्यूट सी। उसने यूनिवर्सिटी में नीरज को देखा था और उससे 1 साल सीनियर थी और आज यहाँ पहुंच ही गई थी। बाबा खुद कंपनी जाकर इंक्वायरी करके आए थे। रज़ा के बारे में मिलने वाली तमाम मालूमात ठीक साबित होने पर उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया और हाँ कह दी। आप अम्मी से कहें ना, मैंने शादी नहीं करनी, प्लीज़। नीरज उसका हाथ थामे मुल्तजी अंदाज में कह रही थी। नीरज बहुत अच्छी तरह जानती थी कि उसके साथ होने वाले सानहे ने उसके खानदान को खाइफ कर दिया था। उसने बहुत प्यार से अपनी बहन के चेहरे को हाथों के प्याले में भरा। क्यों अंदेशे पालती हो नेरी? सबके लिए सब कुछ हमेशा एक सा तो नहीं हुआ करता। जो हुआ वो ऐसे ही होना लिखा था। अपनी जिंदगी को किसी और के मामला से खाइफ होकर महरूम कर देना इंसाफ तो नहीं। तुम इनकार करके अम्मी बाबा को परेशानी को मत बढ़ाओ और ना ही खुद दिल में कोई वसवसा रखो। रब पाक सब कुछ अच्छा करने वाला है। नीरज की दी हुई तसल्ली ने नीरज को खामोश कर दिया। उसके बाद उसने कोई एतराज नहीं किया। रज़ा के घर वालों का इसरार था कि मंगनी की बजाय निकाह किया जाए और 6 माह बाद ईद उल अज़हा पर रुखसती की तारीख मुकर्रर की जाए। अम्मी बाबा ने बिना किसी रद्दो-कदा के उनकी बात मान ली और 1 हफ्ते के अंदर नीरज मंसूर से नीरज रज़ा बन गई। बाद के आने वाले दिनों में रज़ा और उसके खानदान के अच्छे रवैये ने रहे सहे खदशात भी मादूम कर दिए। अम्मी बाबा अल्लाह का शुक्र अदा करते ना थकते। घर में हंसी और उठी हुई खुशियों ने फिर से डेरे डाल लिए। नीरज ने भी अपने आप को कंपोज कर लिया। हर गुजरते दिन ने उसे नई जहत और हिम्मत अता की। घाव जितना भी गहरा क्यों ना हो, भर ही जाता है, मगर जख्म का निशान जाते जाते बहुत वक्त ले लेता है। वक्त ने उसके जख्म को भी मुंतमिल कर दिया था, मगर कभी कभी एक टीस सी उसे बेहाल कर देती थी। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो अपने बूढ़े माँ बाप की तसल्ली और नीरज की शादी की तैयारी में उनकी दस्ते रास्त बनी हुई थी। इन्हीं दिनों उसने बाबा को अपनी जॉब के लिए राजी कर लिया। वो हाई क्वालिफाइड थी, अपनी तालीम को अपने मुसर्रफ में लाना चाहती थी और बाबा भी बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उसका मसरूफ हो जाना ही उसकी परेशानियों से बचाने का वाहिद हल है। इर्द गिर्द के माहौल की तब्दीली का इंसानी जहन और सोचों पर बहुत असर होता है और जो कुछ हो चुका था उसके बाद बाबा उसकी किसी भी ख्वाहिश को टालने या रद्द करने की हिम्मत खुद में नहीं पाते थे। अब भी उन्होंने उसकी आरजू को ही मुकद्दम जाना था और खुशदिली से इजाज़त दे दी थी। अपनी कम्युनिटी के एक मुस्तहकम और बड़े स्कूल के लिए उसने प्रिंसिपलशिप के लिए अप्लाई किया और खुशकिस्मती से इंटरव्यू के बाद उसकी सिलेक्शन भी हो गई। एक तवील अरसे बाद सब ने उसे खुशदिली से मुस्कुराते देखा था। बहुत अरसे बाद उसकी आंखों ने उसके होंठों का साथ दिया था। बाबा ने उसकी इस कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए सबको 5 स्टार होटल में शानदार सा डिनर कराया। 2-3 दिन के अंदर ही उसने अपनी पोस्ट का चार्ज संभाल लिया। चलता हुआ स्कूल था, बच्चों की खासी तादाद थी। जदीद तरीन सहूलियात से मुज़य्यन इस इदारे में एक अथॉरिटी की हैसियत ने उसके अंदर की अज़ली खुद एतमादी को दोबारा से जगा दिया था। कोई कमी भी तो नहीं थी उसमें। इखलाक व किरदार, सूरत, तालीम, तरबियत, खानदान, हर हवाले से बेमिसाल थी वो। अपने मुकद्दर से समझौता कर लेने के बाद उसे जीने का गुर भी आ गया था। अम्मी, अम्मी, उसके हलक से दिल दहला देने वाले अंदाज में पुकार निकली थी। अम्मी तड़प कर उसकी तरफ भागी आईं। वो लाउंज में फोन स्टैंड के करीब खड़ी थी। झरझर बहते हुए आंसुओं के साथ उसने रिसीवर क्रेडल पर धरा था। क्या हुआ, क्या हुआ इरज? किसी अनहोनी के एहसास ने माँ के कलेजे को दहला दिया था। अम्मी, अम्मी, रज़ा का एक्सीडेंट हो गया है, वो आईसीयू में है। मुश्किल से उसके लबों से निकला और अम्मी तो दिल पर हाथ रखे वहीं फर्श पर बैठती चली गईं। या अल्लाह, ये क्या हो गया? पाक परवरदिगार, माफ कर दे, बख्श दे हमारी बख्श दे हमारी तकसीरों को मेरे मालिक। अब और कोई आजमाइश नहीं, हम गुनाहगारों में और किसी इम्तिहान को सहने की सकत नहीं है रब्बे करीम। अम्मी के होंठ एक दूसरे में बेबस थे और आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे। नीरज घर पर नहीं थी, लाइब्रेरी तक गई थी और बाबा मार्केट गए हुए थे। अम्मी नीरज को साथ लिए हॉस्पिटल तक आई और यूं जैसे कोई पुल से रात था जिस पर चल कर आई हूँ। आबला पाई का सफर तो जैसे खत्म होने में ही ना आ रहा था। दिल बेतरह के खदशात की जद में था। रजा की सारी फैमिली हॉस्पिटल में मौजूद थी। कुछ देर बाद बाबा भी नीरज को हमरा लिए आफ्ताओं खैजा आ गए। हादसा बहुत भयानक था। रजा की कार का सामने का कार का हिस्सा बिल्कुल तबाह हो गया था।
विंड स्क्रीन के टूटे हुए छोटे बड़े शीशों ने इसे बुरी तरह जख्मी कर दिया था। टांगे स्टीयरिंग व्हील के नीचे दब जाने की वजह से कई जगह से फ्रैक्चर हुई थी। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। एक तवील ऑपरेशन किया जा रहा था। खून के बहुत ज्यादा बह जाने की वजह से हर गुजरता पल उसे जिंदगी से दूर किए दे रहा था। फजर की अजान के बाद जब शाखावर की शुआओं ने धरती पर नई सुबह का आगाज किया तो साथ ही रजा की जिंदगी का चिराग बुझ गया। रात भर मौत और जिंदगी के दरमियान कशमकश में मौत बाजी ले गई। एक बार फिर मंसूर अली और उनकी औलाद के हिस्से में अंधेरे, दर्द और इम्तिहान आया था। हॉस्पिटल से घर तक का फासला हशर के दिन की तरह तवील और सबर आजमा हो गया था। नीरज, जिसे अभी चंद ही दिन हुए थे, अपनी पलकों पर ख्वाबों को टांगते, इन ख्वाबों की हमजोली बनाकर उनके साथ हंसते खिलखिलाते, कितनी बेरहमी से मौत ने उसकी आंखों से उन ख्वाबों को नोच लिया था। इस मौत का भी कोई मजहब नहीं, बेदर्द है, जालिम, हक गजब करने वाली, सब कुछ छीन कर अपने दामन में भरने वाली। और कैसा पेट है इसका जो भरता भी नहीं। देना तो उसे कभी आया ही नहीं, बस लेना जानती है, नोचना और कसोटना जानती है। नीरज की पलकें खुश थीं किसी सहरा की तरह, और दिल दिल का आलम तो दिल वाला ही जान सकता है। जिस दिन लागे सो तन जाने। अजियत का एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला था जो इन सबको अपने बहाव में जाने कहाँ लिए जा रहा था। लगता था कहीं जहन्नुम का दर खुला था। आग की लपेटें सी आ रही थीं और इन्हीं लपेटों में इन दोनों बहनों के नसीब जल गए थे। घर पर एक यासियत और खामोशी का दौर दौरा था। बाबा इस शदीद सदमे से बीमार हो गए थे। अम्मी चुपचाप घर के गिने चुने काम निपटाकर मुसल्ला संभाल कर बैठ जाती और इनके वज़ाइफ तवील से तवील तर होते जा रहे थे। नीरज के एग्जाम्स करीब थे। वो किताबें लिए हमा वक्त कमरे में घुसी रहती। एक बार भी वो खुलकर नहीं रोई थी, मगर बाबा की बोलती मीना की आवाज़ अब शाज़ ही सुनाई देती थी। जिंदगी चलती का नाम गाड़ी के मुताबिक चल रही थी। नीरज ने बहुत एहसन तरीके से स्कूल का नज़्म ज़ब्त संभाल लिया था। एक वही थी जिसने इस इम्तिहान में अम्मी, बाबा और नीरज को संभाला हुआ था। बहुत साबिर थी वो, और बहुत सुलझाऊ आ गया था उसकी तबीयत में वक्त के साथ साथ। कुछ वक्त मजीद सिरकने के बाद फिर से जीने की उमंग दिलों में उभरी। अम्मी बाबा अब दोनों बेटियों के लिए जल्द से जल्द कोई फैसला करना चाहते थे। उनके दुख, उनकी तन्हाइयों का इलाज यही था कि उनके घर बिसा दिए जाते। अम्मी ने मोहल्ले की रुकैया आंटी से भी कहलवा दिया कि अच्छे लड़के हों, शरीफ हों, हलाल कमाने वाले। बस बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं रखी गई थी। कोई जुर्म, कोई गलती ना करने के बावजूद उनकी एक बेटी तलाक याफ्ता और एक रुखसती से पहले बेवा हो गई थी। ऐसी लड़कियों के लिए अच्छे रिश्ते मिलना आज के दौर में कहाँ आसान रहा था। लोग पहले बेदाग लड़की को ढूंढते हैं, अच्छा खानदान और खूब सारे जहेज की आस लगाकर बैठे होते हैं। ऐसे में इनकी बच्चियों के लिए अच्छे रिश्तों का मिलना मुश्किल क्या, नामुमकिन ही था। रुकैया आंटी तो अम्मी को खासा दहला कर गई थी बकौल उनके। अरे बहन, मैं तो खुदा लगती कहूंगी, तुम्हारी बेटियां खूबसूरत, तालीम याफ्ता हैं, हर खूबी है, मगर ये जो दाग लगाए बैठी हैं, ये दाग सारी खूबियों पर भारी है। तुम ही जानो आजकल लोगों के दिमाग कितने ऊंचे हो गए हैं। अब कोई कमारा तो मिलने से रहा, अलबत्ता रनवे या दूसरी शादी वालों का रिश्ता मिल सकता है। इस तरह की बातों ने अम्मी को ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया था। उनका बस नहीं चल रहा था कि आसमान से दो प्यारे प्यारे शहजादे बुलवाकर अपनी बच्चियों के घर बसा देती। मंसूर अली भी एक पुलसरात पर खड़े थे। इकलौती बहन का बड़ा बेटा नीरज का हम उम्र था। दिल में कई बार गुमान गुजरा, बहन से क्या हिचकिचाना, बाहर वालों को देख लिया, कम से कम एक बेटी तो खानदान में ब्याह दूं, कुछ तसल्ली तो रहेगी, किसी तरफ से तो ठंडी हवा का झोंका आएगा। लेकिन इससे पहले कि वो इनसे बात करते, फूफू मिठाई का डब्बा हाथ में लिए घर चली आई थी। सॉरी भाईजान, बस शहरियार के अब्बू ने इतनी उजलत में ये रिश्ता तय किया कि आपको खबर ना कर सकी। उनके दोस्त की बेटी है अलीजा। फूफू अपनी धुन में कहे जा रही थी और बाबा के जहन में जैसे झक्कड़ चलने लगे। शायद उन पर ऐसा वक्त आ गया था जब साया भी साथ छोड़ देता है। अंधेरे बहुत बढ़ गए थे उनके, कि आंखों को कोई भी मंजर वाजे दिखाई देना बंद हो गया था। लगता था दुनिया में उनके हिस्से की खुशियां बस इतनी सी ही थी। ईरज के स्टाफ में खासी तरहदार और मॉडर्न लड़कियां थीं। रानिया भी अपर क्लास से ताल्लुक रखती थी, जो महज शो ऑफ और अपने शौक की तकमील के लिए टीचिंग कर रही थी। वो खूबसूरत, खुश मिजाज थी, दोस्ती गांठने का फन भी जानती थी। बहुत जल्द उसने अपनी बातों से ईरज के दिल में जगह बना ली। उनमें एक बॉस और मातहत के रिश्ते के साथ साथ कुछ कुछ दोस्ती का रिश्ता भी पनपता जा रहा था। वो अक्सर अपने फ्री पीरियड में ईरज के पास ऑफिस में आ जाती। उससे गपशप के दौरान उसके ऑफिशियल काम में उसकी हेल्प भी कर देती। वो अकाउंट्स का काम बहुत अच्छी तरह से समझती थी। उसके लिए अक्सर सैलरी स्टेटमेंट्स, मंथली रिपोर्ट्स बनाने जैसे काम निपटा देती। बातों बातों में ऐसे ऐसे चुटकुले छोड़ती और माहौल ज़ाफ़रान ज़ार कर देती। आहिस्ता आहिस्ता ईरज इस पर भरोसा करने लगी। रानी अक्सर अपने फियांसी के किस्से भी सुनाया करती और ईरज को भी हल्का हल्का करेदती रहती। और फिर एक दिन उसने ईरज से तमाम मामला उगलवा लिया। कितना बुरा किया उस शख्स ने। तुम तो इतनी प्यारी हो कि कोई भी तुम्हें पाकर खुद अपने नसीब पर फख्र करे। बेकदरा था, कदर ही न कर सका मेरी इतनी प्यारी सी दोस्त की। अब तो खासा वक्त गुजर गया, बहुत दुख होता था पहले, मगर अब सब ठीक है। वक्त वक्त की बात है रानिया, जो हुआ मेरे अल्लाह को यही मंजूर था, और वो जिस हाल में रखे उसी में खुश रहना चाहिए। अब आगे का क्या सोचा है? रानिया उसके सामने बैठी बगौर उसके चेहरे को देखती हुई बोली। कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? जिंदगी गुजारने के लिए कुछ तो सोचा होगा ना? रानिया ने उलझन आमेज अंदाज में पूछा।
जो कुछ हुआ ना मैंने ऐसा सोचा था ना चाहा था, मगर फिर भी हो गया ना। हमारा नसीब हमारी सोच के ताबे तो नहीं है, हम नसीब के गुलाम हैं। कठपुतलियों की तरह नाच तो सकते हैं, मगर हमारी डोरें तो किसी और के हाथ में है ना। सो इस पर सोचना महज वक्त का ज़िया है। मेरा ख्याल था इरेश, तुम बहुत सुलझाऊ रखती हो, मामलात की नज़ाकत को समझती हो। एक तलख तजर्बे की नज़र अपनी पूरी ज़िंदगी कर देना, कहाँ का इंसाफ है बताओ। ये तो ऐसा ही है जैसे शाहजल से जान बचाकर निकल आने के बावजूद तुम उसी की कैद में, उसी के अकूबत खाने में जी रही हो। खुदा के लिए इरेश, ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, उसे अहमकाना डर और खौफ की नज़र मत करो। मैं मानती हूँ अजियत का एक तवील दौर गुजरा है तुम पर, लेकिन वो गुजर चुका है। इस वक्त को रिकॉल मत करो। जो शाहजल ने किया बहुत गलत किया, मगर जैसे ही वो गया उसकी यादों को भी उसके साथ रवाना कर दो इरेज। नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करो। चलो, दूसरों के किए की सजा खुद को मत दो प्लीज। रानिया का लहजा दुख से भर गया। तो मुझे क्या करना चाहिए महारानी साहिबा? इरिज ने मुस्कुराकर अपने जज्बाती दोस्त को देखा। किसी भी प्यारे से अच्छे से इंसान का हाथ थाम लो, जो तुम्हें अजियतों से दूर ले जाए, एक बार फिर से तुम्हारे अंदर जिंदगी की हरारत पैदा करे। तो मुझे क्या करना चाहिए महारानी साहिबा? इरिज ने मुस्कुराकर अपने जज्बाती दोस्त को देखा। किसी भी प्यारे से अच्छे से इंसान का हाथ थाम लो, जो तुम्हें अजियतों से दूर ले जाए, एक बार फिर से तुम्हारे अंदर जिंदगी की हरारत पैदा करे, तुम्हें हर वो सुख दे जो तुम डिजर्व करती हो। रानिया ने मोहब्बत से उसका हाथ थाम कर कहा तो इरिज मुस्कुरा दी। और वो प्यारा सा अच्छा सा इंसान मिलेगा कहाँ जिसमें इतनी सारी खूबियां यकजा हों। मेरा ख्याल तो यही है कि ऐसे अच्छे इंसानों की मिकदार खासी कम होती जा रही है। आखिर में उसका लहजा शरारती हो गया। मिलेगा कहीं न कहीं से, एकदम यकदम अचानक से तुम्हारे सामने आ खड़ा होगा। देखना, तब तुम खुद भी उससे अपना दामन न छुड़ा सकोगी। ओके ओके, मेरा ख्याल है खासा वक्त हो गया इधर उधर की बातों में, काम पर ध्यान दिया जाए। नीरज के इस तरह मौजूद समेटने पर रानी को बहुत कोफ्त हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। गाहे बगाहे वो उसे एहसास दिलाती रहती थी कि एक तन्हा औरत की जिंदगी इज्जत की जिंदगी नहीं होती। लोगों के लिए वो एक दिलचस्प, भड़कीला और खासा गरम गरम मौजू होती है। बहुत आसानी से उस पर उंगली उठाई जा सकती है, कीचड़ उछाला जा सकता है और उसका जीना हराम किया जा सकता है। ईरज कभी ध्यान कभी बेध्यानी में उससे बातें किए जाती। अब वो इसको क्या बताती कि दिल का एक खाना इस खूबसूरत ताल्लुक के लिए होता है, और वो खाना एक ही बार आबाद होता है। आबाद होकर उजड़ जाए तो फिर उसका बसना मुमकिन नहीं होता। फिर सिर्फ समझौते हुआ करते हैं, और समझौते करके जीने से लाख दर्जे बेहतर है कि तन्हा ही जिंदगी गुजार ली जाए। लेकिन रानिया मायूस नहीं थी। उसने बाला ही बाला अम्मी बाबा से बात की, उनका अंदिया मालूम किया। उनका कहना था कि पहले भी उनका फैसला इरज के हक में बेहतर साबित नहीं हुआ था। अब की बार वो इस पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। इस बार फैसले का सारा इख्तियार वो इरज को सौंप चुके थे। रानिया की हिम्मत की दाद देनी पड़ी कि वो अकेली ही दो दो महाजों पर लड़ती रही। अम्मी बाबा दिल से ये चाहते थे कि इरज की एक बार फिर से शादी हो जाए। इसका घर आबाद देखने की आरज़ू उनके दिल में भी मचल रही थी, मगर नीरज के लिए ये सब कुछ महज 2 साल के मुख्तसर अरसे के बाद फिर से आजमाना कुछ काबिल कबूल नहीं था। रानिया का भाई पिछले 5 साल से मुल्क से बाहर था। खासी मॉड फैमिली थी, खाते पीते लोग थे। लड़के की तस्वीर और फैमिली को देखने के बाद सब ही ने नीरज को मनाने की कोशिश शुरू कर दी। आपी, आप मुझे समझा रही थी ना कि किसी एक सानहे से डरकर हम अपनी पूरी जिंदगी यूं ही नहीं गुजार सकते। तमाम लोग एक जैसे नहीं होते, और ना ही सबको एक नज़र से देख सकते हैं। तो आप भी जिंदगी पर भरोसा कीजिए। यकीनी तौर पर अम्मी बाबा आपके लिए बहुत अच्छा सोचेंगे। हम भी तो रानिया को जानते हैं, बहुत अच्छी लड़की है, और आप भी उसे और उसकी फैमिली को जानती हैं। मेरा ख्याल है आप इस बारे में जरूर सोचिए। नीरज उसका हाथ थपककर उठ खड़ी हुई और कमरे से चली गई। नीरज की पुरसोच निगाहों ने उसका ताक़ुब किया। वो एक हकीकत पसंद लड़की थी, बहुत अच्छी तरह मामलात को समझने वाली। बाबा की बीमारी हर गुजरते दिन के साथ, उनकी बढ़ती उम्र, अम्मी की बेचैनी और बेकरारी, उनके तवील सजदे, सभी कुछ उसकी आंखों के सामने था। उनकी मल्तजी और पुरुमीद नजरें उससे मुख्फी नहीं थीं। मेरे प्यारे बाबा, मेरी प्यारी अम्मी, मैं सब जानती हूँ आप मुझसे क्या चाहते हैं। हर माँ बाप की तरह आप भी अपनी बेटियों के मुस्तकबिल के बारे में परेशान हैं, बेचैन हैं। मेरे बस में ये तो नहीं कि आपकी तमाम परेशानियां खुद में जज्ब कर लूं, आपके दिल का हर दर्द समेट लूं, मगर ये तो मेरे बस में है ना कि आपकी आरज़ू को रद्द ना करूं। सो मैं ऐसा ही करूंगी। बाबा अम्मी, फैसला हो गया था। उसने नीरज को आगाह कर दिया कि अम्मी बाबा जहां चाहें उसकी जिंदगी का फैसला कर दें। एक बार फिर सादतमंद बेटी की तरह उसने वालिदैन के सामने सर झुका दिया था। एक बार फिर वो उनका फख्र बनी थी। अम्मी बाबा ने काफी सोच विचार के बाद सिकंदर अली के लिए हाँ कर दी थी। इस बार उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। सिकंदर अली अब्रोड से ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर था। उसने
इंग्लैंड में जाकर पढ़ाई के बाद 90% पाकिस्तानियों की तरह वहाँ की सोसाइटी से मुतासिर होकर वहीं रह जाने का फैसला किया। अपनी क्लास फेलो जीनी के साथ शादी करके वहीं के माहौल में रंग गया। सिर्फ चंद माह ही की शादीशुदा जिंदगी ने उस पर वाज़ेह कर दिया कि ये जिंदगी सब्र आजमा भी थी और किसी हद तक नाकाबिले बर्दाश्त भी। कुछ माह कबल वो जीनी को हमेशा के लिए छोड़कर उस बेबाक माहौल पर 3 हरफ भेजकर पाकिस्तान वापस आ गया। दोष किस्ता लोग, हवादिस जमाना के हाथों मजबूर और मोहब्बत की तलाश में नाकाम हो जाने वाली दो हस्तियां। वक्त शायद इस बार इन दोनों की महरूमियां खत्म करना चाहता था। दोनों के घर टूट चुके थे, दोनों ही इस दर्द से आशना थे कि जब जिंदगी का साथी समझने वाला, एहसास करने वाला ना हो तो दिलों पर क्या गुजरा करती है। नीरज के दिल में अगर कुछ कुछ खदशे थे भी तो सिकंदर अली का माजी सामने आ जाने के बाद कम हो गए। बहुत खामोशी के साथ उसे सिकंदर अली से मंसूब कर दिया गया और ये भी खुदा का एहसान हुआ कि इधर नीरज की दुआएं खैर हुई और उधर मोहल्ले ही की एक अच्छी फैमिली से नीरज का भी रिश्ता आ गया। बाबा के बहुत पुराने दोस्त रिटायर्ड कर्नल इम्तियाज अली एक तवील अरसा कराची में रहने के बाद कुछ माह पहले यहाँ अपने घर शिफ्ट हुए थे। बाबा से अक्सर मिलते रहते थे। नीरज और रजा के निकाह में शरीक हुए थे और रजा की मौत पर काफी मलूल रहे थे। हर पल बाबा की हिम्मत बंधाने वाले कर्नल साहब ने अपने सबसे छोटे बेटे हैदर के लिए नीरज का रिश्ता मांग लिया। बाबा की आंखें खुदाए वाहिद की इस मेहरबानी पर अश्कबार थीं। अम्मी शुक्राने के सजदे करती ना थकती थीं। आखिरकार बारगाहे एज़दी में इनकी तमाम दुआएं शर्फ कबूलियत पा गई थीं। बाहमी रजामंदी से एक ही दिन दोनों बहनों के निकाह और रुखसती की तकरीब रखी गई। बावकार सी तकरीब में बहुत सादगी के साथ ईरज और नीरज अपने बाबा की पुरशफ़क़त आगोश और ममता की मेहरबान छाँव छोड़कर अपनी अपनी जन्नत की तरफ चली थीं। दिल में खदशात का एक जहां आबाद था और आंखें नई रफ़ाकत के ख्वाबों से जगमगा रही थीं। सुरखरू होकर अम्मी बाबा के सीनों पर धरा बोझ जैसे सिरक गया था। उनके दिल दुआगो थे, आंखें आंसुओं से लबरेज और होंठों पर खामोश दुआएं थीं, रब के हजूर इल्तिजाएं थीं। लम्हे सिरकते गए, उनके आंगन की तितलियां महकती मुस्कुराती इनके गिर्द डोलती फिरी तो जैसे माँ बाप के सहमे हुए दिलों में भी इत्मीनान जागजी हो गया। इम्तिहान खत्म हो गए, आजमाइशें अपने अंजाम को पहुंच गईं। दामन खुशियों के लिए जरखेज हो गए। आंचलों में धनक के रंग सिमटने लगे। चेहरों पर मोहब्बतों के गरूर ने अजीब सा हुस्न बख्शा। अम्मी बुलाएं लेती ना थकती। बाबा दिल ही दिल में मसरूर होकर उनकी खुशियों के दायमी होने की दुआएं मांगते। उनका तो जीना, हंसना, बोलना यही बेटियां थीं। हैदर की पोस्टिंग कोयटा हो गई तो नीरज भी उसके साथ ही कोयटा चली गई। कर्नल साहब और उनकी बेगम बेहद शफीक और खलीक थे। उन्होंने किसी पल नीरज को यह एहसास नहीं दिलाया कि वो उसके सास ससुर हैं। हमेशा एक माँ बाप की तरह उसका ख्याल रखा। इन दिनों वो दो जी से थी तो वो और भी ज्यादा फिक्रमंद थे उसे तन्हा भेजने पर, लेकिन हैदर ने हर तरह उनकी तसल्ली करवाई थी कि वो बेहदो बेहिसाब उसका ख्याल रखेगा। अभी भी जब जहाज ने टेक ऑफ किया तो हैदर ने इर्द गिर्द का ख्याल किए बिना उसके दोनों कानों पर हाथ धर दिए और उसे खुद से करीब कर लिया कि कहीं टेक ऑफ के वक्त आने वाली साउंड से नीरज घबरा ना जाए। और नीरज घबरा तो गई थी, जहाज के टेक ऑफ करने पर नहीं बल्कि मिस्टर हैदर की बेबाकी पर। क्या कर रहे हैं हैदर, मैं बची नहीं हूँ। उसने चारों तरफ देखा। इर्द गिर्द वालों की शौक और कुछ कहती नजरों से वो खासी जुज़बुज़ होकर बोली थी, मिसिस आप बची नहीं हैं, मगर जनाब आपकी घबराहट का किसी और पर बहुत बुरा असर पड़ता है, हमारे दिल से पूछिए। वो थोड़ा उसकी तरफ झुकते हुए बोला, बस कर जाएं हैदर, क्यों मरे हुए सारे आशिकों को आज ही ये साले सवाब पहुंचाने के दर पे हैं। मेरी प्यारी क्यूट ब्यूटी सी बीवी जानू, बीवियां तो आशिकी के ऐसे सरेआम मुजाहिरों पर खासा फक्रो गुरूर से गर्दन तान के खड़ी होती हैं, और एक आप हैं। वो मसनूई खफगी से मुंह लटकाकर बैठ गया तो नीरज की हंसी निकल गई। देखिए खुदा मालूम इस टाइप की बीवियों को आशिकी के ऐसे मुजाहिरों पर फख्र की कौन सी बात लगती है। बहरहाल जनाब, हमारा दिल कदरदान है आपकी मोहब्बत का, और मेरा ख्याल है कि मोहब्बत एहसास का दूसरा नाम है। हमारे इस रिश्ते में एतबार, भरोसा, वफा और एहसास है, तो इससे ज्यादा खूबसूरत और कोई रिश्ता नहीं, और इसको शो ऑफ करने की जरूरत भी नहीं। आपको मेरी और मुझे आपकी केयर है, यही सबसे खूबसूरत बात है। नीरज ने उसके हाथ पर हाथ रखकर बहुत नरम से लहजे में कहा तो हैदर मुस्कुरा दिया। मिसिस, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि नसीब भी कितने अजीब होते हैं। दो लोग जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं, इन्हें एक दूसरे से मिलाने के लिए कैसे कैसे हालात बन जाते हैं। मैं कहाँ और तुम कहाँ थी, और किस तरह खुदा ने हमें मिला दिया। इसी को तकदीर कहा जाता है जनाब। नीरज मुस्कुराई, सच कह रही हो, ये सब ना होता तो खुदा की बनाई किस्मत पर कौन यकीन करता, और मैं उस रब का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरी तकदीर का फैसला इतना प्यारा लिखा। हैदर की जगमगाती आंखों में नीरज का अक्स हलकोरे ले रहा था, और नीरज के लिए यह दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर था। हर रात की एक सुबह होती है, हर ढलती शाम के बाद शहर का आना अटल होता है, और हर अंधेरे का अंजाम उजाले पर होना कानून कुदरत है। खजाएं हमेशा नहीं रहती, बहारों के आते ही अपना दामन समेट लिया करती हैं। रोती हुई आंखों में सुकून और ख्वाब भी आबसा करते हैं, रूठी हुई हंसी भी मान जाया करती है। दर्द के कारवां दिलों पर से अपना पड़ाव उठा लिया करते हैं, और दिलों की सरजमीनों पर सुखों की बरखा भी बरसा करती है। हैदर की मोहब्बत नीरज के सहराई जिंदगी में नखलिस्तान की तरह थी। किसी मेहरबान अबर की तरह बरसकर उसने दिल की प्यासी धरती को जलथल कर दिया था और वजूदे रूह को माला माल कर दिया था।
कोयटा की सर्द सरजमीन पर उतरते वक्त अपने इस प्यारे से जीवन साथी का हाथ थामकर चलती नीरज की चाल में तुमानियत और इस्तेहकाक भरा मान था। शुरू के दिन तो दावतों का एक तवील सिलसिले में बीत गए। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी रूटीन पर आती गई। इरज सिकंदर अली के मिजाज को ठीक से समझ भी ना पाई थी। बहुत अजीब सा सर्द मिजाज सा शख्स था वो। चेन स्मोकर, ज्यादातर चुप रहने वाला, या फिर बेडरूम से मुल्हिका साइड रूम में बहुत ज्यादा तनहा वक्त गुजारने वाला। इरज ने चंद हफ्तों में बारहा उसे साइड रूम में कई कई घंटे गुजारते पाया था। मालूम नहीं वो वहाँ क्या करता था, मगर नीरज को किसी की जात के बारे में बहुत ज्यादा मुतजस्सिस होने की आदत नहीं थी, ना ही किसी की जातियात में दखल देना पसंद था, फिर ख्वाह वो जिंदगी का साथी ही क्यों ना हो। रानिया कोई कोर्स करने इंग्लैंड चली गई थी तो दिन मजीद बोरियत से गुजरने लगे। उसके सास ससुर खासे रिजर्व और अपनी धुन में मगन किस्म के लोग थे। सारा दिन वो बस बुलाई बुलाई फिरती, अपने शौक के सबब किचन में घुसती तो कई किस्म की डिशेस पर तबाह आजमाई कर डालती। मगर यहाँ का अजीब ही रिवाज था, ना किसी को बहू के कामकाज से कोई गर्ज थी और ना ही सराहने की आदत थी। शाम का वक्त वो लॉन में पौधों को पानी देते घास पर टहलते गुजार देती। शुरू में रानिया ने उसे खूब कंपनी दी थी, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी अपनी सोशल एक्टिविटीज में बिजी होती चली गई। ईरज के लिए इस माहौल में वक्त गुजारना कभी कभी मुश्किल हो जाया करता था, मगर वो फिर भी शाकिर थी। अल्लाह ताला ने उसे बेहद सब्र दिया था, और फिर ये तो कुछ भी नहीं था। क्या था अगर उसकी जिंदगी का साथी उसकी तरफ से कुछ बेनियाज और सर्द मेहर था। उसके नाम की इज्जत तो हासिल थी ना उसे, मुआशरे में एक अच्छा मुकाम था, समाजी हैसियत आला थी, वेल एजुकेटेड वेल मैनर्ड था, और बस इसी में खुश थी। ईरज, मैं 1 माह के लिए सिंगापुर जा रहा हूँ, तुम अगर अपने घर जाना चाहो तो चली जाना। सिकंदर अली की आवाज पर उसकी अलमारी में कपड़ों को तरतीब देते हाथ थम गए। उसने पलट कर देखा, वो साइड रूम के दरवाजे में खड़ा था, और उसकी गैर मामूली सुर्ख होती हुई आंखों का अजीब सा तासुर ईरज को अंदर से दहला गया था। जी बेहतर। उसने खामोशी से अलमारी के पट बंद किए। पलटी तो वो इसी तरह खामोश खड़ा उसे देख रहा था। वो बेड पर आ बैठी। मेरी पैकिंग कर देना, वो कहकर अंदर चला गया तो वो भी कंबल ओढ़कर नीम दराज हो गई। कहीं खला था जो अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा था। खामोशियां अगर मोहब्बत के इसरार में लिपटी हों तो बहुत मायने खेज होती हैं, बहुत प्यारी महसूस होती हैं, लेकिन अगर यही खामोशियां सर्द महरी का गुलाफ ओढ़ लें तो उनकी चुभन बबोल के कांटों से ज्यादा तेज और जहरीली होती है। टूटी तो वो भी थी, मगर उसने अपने टूटने का मातम नहीं किया था, फिर से खुद को जोड़कर नया सफर शुरू कर दिया था। मगर सिकंदर अली ने टूट जाने के बाद खुद को बखेर दिया था, और किसी को इजाजत देने को तैयार भी नहीं था कि उसे समेट ले। वो पूरे खलूस और बेलौस मोहब्बत के साथ उसकी जिंदगी में शामिल हुई थी। उसे सब दर्द और अजियतें वहीं बाप की घर की दहलीज पर छोड़कर आई थी, और यहाँ आने के बाद भी अपने दिल की गहराइयों के साथ उसने इस आंगन से अपना हर एहसास जोड़ा था। मगर सिकंदर अली आज भी उससे मीलों दूरी के फासले पर खड़ा था। अपने और उसके दरमियान अजनबियत की इस दीवार को उसने जानबूझकर हाइल कर रखा था। जिस कदर वो खामोश था, उसी कदर खामोशी से वो सिंगापुर चला गया। वो भी चंद दिन अम्मी बाबा के पास रहने आ गई, खुद पर हंसी का खोल चढ़ाए, खूब उनसे गप्पे हाँकी, और रात की तन्हाई में अपने प्यारे से कमरे की आगोश में जी खोल कर रोई भी। 1 माह गुजर गया, पता भी ना चला। सिकंदर अली के आने से एक दिन पहले वो अपने ससुराल वापिस आ गई। साफ सुथरा है रास्ता, और पेरास्ता कमरा जिस हालात में छोड़कर गई थी उसी तरह था। क्या था जो उस घर में नहीं था? हर वो सहूलत जिसके लिए एक लड़की ख्वाब देखती है, और जिस घर के तस्वुर से ही एक लड़की को सुकून और तुमानियत मिलती है, बिल्कुल वैसा घर था। ये महल नुमा घर के वसीओ अरीज सहूलियात से मुज़य्यन कमरे, हरा सब्ज लॉन, इटालियन बाथरूम्स, स्टाइलिश किचन, सब कुछ था। नहीं था तो इत्मीनान कल्ब नहीं था, मोहब्बत और यगांगत और रिश्तों की बाहमी हम आहंगी नहीं थी। यहाँ रहने वाले इंसान कम रबोट ज्यादा दिखाई देते थे, जो बस अपने अपने हिस्से का काम किए जा रहे थे, जिनका आपस में दर्द का दिल का कोई ताल्लुक महसूस न होता था। सिकंदर अली की वापसी के बाद भी वही रूटीन और सिलसिले थे। रानिया कोर्स मुकम्मल करने के बावजूद इंग्लैंड में ही थी, और वापसी का कोई इरादा नहीं रखती थी। ईरज की समझ में ये बात नहीं आई थी कि अगर सिकंदर अली को बीवी की जरूरत नहीं थी तो उसने शादी जैसा फजूल कदम उठाया ही क्यों। ना ही उसके वालिदैन इस हवाले से कुछ खास असास ना ही उसके वालिदैन इस हवाले से कुछ खास असास थे। उसे इस सब के पीछे महज रानिया की जिद महसूस हुई। जिस तरह वो ईरज और इसके अम्मी बाबा के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी, इस तरह उसने सिकंदर और अपने वालिदैन का पीछा ही ले लिया होगा, और आखिरकार इन सबको उसके सामने हार माननी ही पड़ी होगी, जिसके नतीजे में ईरज पर एहसान भी हो गया और घर को एक कुल वक्ती चौकीदार भी नसीब हो गया। सराय की तरह इस्तेमाल होने वाले इस घर में वो मुस्तकिल रिहाइश पजीर थी, और इस ऊंचे गिरोह को घर बनाने की कोशिशों में मसरूफ रहती थी। उस दिन सिकंदर अली घर पर नहीं था। वो बेडरूम की सफाई करवा रही थी। फिर जाने क्या जी में आई कि साइड रूम में जा घुसी। ये एक दरमियान साइज का
कमरा था जिसमें एक काउच और दो खूबसूरत सी बंकश कुर्सियां और दीवार गिर अलमारी थी। दो खूबसूरत से ब्लोर के जाम नहाय सलीके से ग्लास टेबल पर धरे थे। एक तरफ मुनकश तपाई पर शतरंज की बिसात बिछी हुई थी। इस मुख्तसिर से कमरे में सिकंदर अली की दिलचस्पियां थीं। वो यहाँ कई कई घंटे तनहा बैठकर शराब से दिल बहलाता था, अकेला बैठा शतरंज खेलता था। कितना तन्हा था वो, दर्द की एक शदीद लहर ने इसके दिल को बेचैन करके रख दिया। किस तरह वो अपने अंदर के दुख में खोई रही, अपने जिंदगी के साथी की नजरअंदाजी का मातम करती रही। और खुद उसने क्या क्या किया था। उसने भी तो सिकंदर को नजरअंदाज ही किया था। वो इसका शोहर था, पूरी दुनिया के सामने जाबो कबूल के रसूम अदा करके उसे अपने घर लाया था। अगर उसने इसकी तरफ पेशकदमी नहीं की थी तो इरज ने भी कब फासले घटाने की कोशिश की थी। भला इस तरह ये फासले मिट सकते थे? ये खलीज किसी न किसी को तो पाटनी थी। वो बाहर निकली, साइड रूम का दरवाजा बंद किया। शाम के फैलते साये के साथ ही सिकंदर अली घर आया था। "इरज, एक कप चाय चाहिए।" बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए उसने सोफे पर बैठी इरज को मुखातिब किया तो वो कुछ हैरान सी हुई, क्योंकि उसने आज तक कभी इस तरह की फरमाइश ही नहीं की थी। वो सबके साथ टेबल पर खाना नहीं खाया करता था। जब भूख लगती थी खुद ही किचन में जाकर जो मिलता खा पी लेता। ज्यादातर उसकी खुराक में जूसेस शामिल थे। वो खाना बहुत कम खाता था, सिगरेट बहुत ज्यादा पीता था, शायद इसलिए भूख कम लगती थी। वो जा चुका था। इरज उठकर किचन में आई और जल्दी से अच्छी सी चाय बनाकर कप उठाए बेडरूम में आ गई। लगता था सिकंदर अली उसे हैरान कर देने का इरादा करके आया था। वो साइड रूम में नहीं बल्कि बेड पर नीम दराज था, आंखें बंद और एक बाजू पेशानी पर धरा था। चाय? ईरज ने धीरे से कहा तो उसने बाजू उठाकर उसे देखा और सीधा हो बैठा। शुक्रिया। उसके हाथ से कप लिया। साथ कुछ लेना पसंद करेंगे? कुछ स्नैक्स? ईरज की आवाज में हल्की सी लर्जिश थी। नहीं, बस सिर्फ चाय। गर्म चाय का सिप लेकर उसने जवाब दिया। वो खामोशी से उससे कुछ फासले पर बैठ गई। चाय पीकर कप साइड टेबल पर रखकर वो फिर पहले ही की तरह आंखों पर बाजू रखकर लेट गया। ईरज को लगा उसकी तबीयत ठीक नहीं। वो खामोशी से उठी और उसके सरहाने के करीब बैठ गई। अपने मोमी हाथ से उसने उसका बाजू पेशानी पर से हटाया। सिकंदर ने चौंक कर आंखें खोली, मगर ईरज ने कोई भी घबराहट जाहिर किए बिना उसकी पेशानी पर आए बाल पीछे किए और आहिस्ता से उसका सर दबाने लगी। चंद लम्हे सिकंदर अली ने इसको देखा और फिर दोबारा आंखें बंद कर ली। ईरज को शिद्दत से एहसास हुआ उस शख्स के अंदर एक बहुत बड़ा मुहीब सन्नाटे वाला खला है। उसे एक साथी की जरूरत थी और आज ईरज की पेशकदमी ने अजनबियत की इस दीवार से यकीन गिराई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ईरज ने इसके रोजमर्रा कामों में हल्की फुल्की गैर महसूस मुदाखलत शुरू कर दी। उसके कहे बिना उसके कपड़े प्रेस करके हैंग कर देना, शूज पॉलिश कर देना, उसके आते ही जबरदस्ती चाय का कप लेकर आना। उसका नतीजा ये निकला कि वो ऑफिस से वापसी पर सीधा साइड रूम की बजाय चाय पीने के लिए बेडरूम में ही रुक जाता। 10-15 मिनट के बाद फिर उठकर चला जाता। और उस दिन ईरज ने उसकी मौजूदगी में साइड रूम में जाने की हिम्मत कर ली। रात 10 बजे तक सब कामों से फरागत पाकर जब वो बेडरूम में आई तो साइड रूम का दरवाजा आध खुला देखकर वो उस तरफ आ गई। वो काउच पर नीम दराज था, जाम हाथ में था जिसमें कड़वा स्याल भरा था। आंखें नीमवा थी। उसे अंदर आते देखकर वो तेजी से उठ बैठा। गैर महसूस अंदाज में उसने जाम को जल्दी से नीचे कॉर्पेट पर रख दिया। तुम, क्या बात है, क्या कहना है? ईरज की आमद उसके लिए गैर मुतवक्का थी। उसके इस रद्द-ए-अमल ने ईरज को भी लम्हा भर के लिए गड़बड़ा दिया। मैं उससे कोई बात ना बन पड़ी। खड़ी बस हाथों की उंगलियां चखाने लगी, सर झुका हुआ था। अंदर कहीं ये एहसास भी था कि सिकंदर अली कहीं उसे आम औरतों की तरह मुतजस्सिस और टोह में रहने वाली एक सती बीवी ना समझे। सिकंदर ने बहुत गौर से उसके झुके सर को देखा। ईरज, यहाँ आकर बैठो। बहुत नरम लहजे में कही गई बात पर ईरज ने सर उठाकर देखा। उसका सिर्फ लहजा ही नहीं, चेहरे का तासुर भी बहुत मुलाहत लिए हुए था। ईरज हिम्मत करके उसके करीब काउच पर आ बैठी। यकीनन तुम जान गई होगी आई एम ड्रिंकर, और 90% लड़कियों की तरह तुम्हें भी सिगरेट और इससे नफरत होगी। यही वजह थी कि तुमसे शादी के बाद मैंने ये सब यहाँ एक तरफ समेट दिया। बेडरूम की फिजा में यकीनी तुम्हें बू दूर करने वाली कोई चीज पसंद नहीं होगी। ये मेरा लाइफस्टाइल है और मैं इसमें किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करता। तुम्हें तुम्हारी मर्जी से जीने का मुकम्मल हक और इख्तियार रहे। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि ये हक तुम मुझे भी दोगी। वो बात कर रहा था और ईरज यकटीक उसका चेहरा देखे जा रही थी। किस कदर मजबूत खोल के अंदर उसने अपने आप को बंद कर लिया था। किसी को इजाजत ही नहीं देना चाहता था कि कोई इस खोल को तोड़कर उसे जिंदगी की नीरगी की झलक दिखाए। ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने कुछ पूछा है। सिकंदर ने उसकी आंखों में झांका, जहां नमी के साथ ही अजीब सा सोच भी डर आया था। बिल्कुल, आप मुझसे उम्मीद कर सकते हैं। आपको अपनी मर्जी से जीने का हक हासिल है और मेरी तरफ से कभी किसी हवाले से कोई मुदाखलत नहीं होगी। कहते कहते हलक में जैसे आंसुओं का एक गोला सा अटका। उसने होंठ बेंच लिए। कितना मुश्किल होता है उससे जुड़े लोगों की तवक्कुआत को पूरा करना, अपनी आंखों के सामने उन्हें बिखरते देखना और बेबसी से कुछ ना कर पाना। वो इसका अपना था, उसका शरीके जिंदगी, जिसके नाम से जुड़ जाने के बाद मुआशरे में सर उठाकर जीने के काबिल हुई थी और उसके ऊपर उठने वाली उंगलियां रुक गई थीं।
मोहब्बत ना सही मगर इज्जत की जिंदगी पा लेना भी किसी औरत के लिए बहुत मायने रखता है। औरत का तो खमीर ही कुर्बानी के मादे से उठा है, थोड़े पर कनात करने वाली, अपना आप निछावर कर देने वाली। ये औरत ना होती तो जाने रब की इस कायनात का तवाज़ुन कहाँ जाता। हर रिश्ते में मर्द की हिम्मत और ढारस, दो प्यार के बोलों की भूख लिए अपना तन मन वारने को बेचैन। हाय रे औरत। इरज के लिए मजीद वहां रुकना मुश्किल हो गया। वो वापस बेडरूम में आ गई। चादर ओढ़कर लेटते ही जैसे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। गरम गरम स्याल उसकी खूबसूरत आंखों से बह बह कर तकिए को भिगोने लगा। जाने कितनी देर गुजर गई। ईरज, हल्की सी शनासा आवाज कमरे की खामोश फिजा में गूंजी तो उसने पलट कर देखा। साइड रूम के दरवाजे के बीचों बीच सिकंदर अली इस्तादा था। गहरी सुर्ख माइल आंखें उस पर जमी थीं। जाने कब से वो खड़ा उसे देख रहा था। अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर वो वहां से हटकर बेड के करीब आ खड़ा हुआ। तुम रोई क्यों ईरज? वो पूछ रहा था और ईरज की समझ में ना आया कि क्या जवाब दे। प्लीज ईरज, मेरी किसी बात पर तुम्हें इतनी तकलीफ हुई, मुझे बताओ, ताकि मैं आइंदा इस बात का ख्याल रखूं। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। उसके करीब बैठकर वो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। उस पल ईरज को सब कुछ भूल गया, अपना आप भी और ये फासले भी। वो यकदम सिकंदर अली के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सिकंदर हक्का बक्का बस उसके गिर्द बाहों का हसार किए खामोश बैठा रहा। वो उसके दिल पर धरे बोझ के हल्का होने का इंतजार करने लगा। काफी देर तक रोने के बाद ईरज के आंसुओं की शिद्दत में बतदरीज कमी आने लगी और साथ ही उसे अपनी पोजीशन का एहसास हुआ तो वो कुछ हिचकिचाकर पीछे हुई। सिकंदर के लबों पर गैर महसूस मुस्कुराहट रेंग गई। आई थिंक आज आप पूरे साल के आंसू बहा चुकी। पता नहीं ये तुम लड़कियां इस कदर कैसे रो लेती हो। जरा सी बात हुई नहीं और आंसू तो जैसे पलकों पर धरे होते हैं। मुझ गरीब को तो अभी तक ये नहीं पता चला कि आखिर मैंने ऐसा क्या कहा जिस पर आंसुओं की नदियां बहाई गई हैं। ये पहली तवील बात थी जो सिकंदर ने की थी, वरना तो एक जुमले से ज्यादा वो बात करता ही नहीं था। ईरज ने कदर खफगी से उसकी तरफ देखा। लगता है तुम मुझे मेरी मर्जी से जीने का हक नहीं देना चाहती। यकीनन तुम्हें सिगरेट और ड्रिंक से चिढ़ होगी। तुम चाहोगी मैं सब छोड़कर अच्छा बच्चा बन जाऊं, है ना? वो ताइदी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप पर कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहती। बस इतना चाहती हूँ कि मुझ पर आपको इतना यकीन तो होना चाहिए कि आप जो चाहते हैं वो मेरे सामने ही करें। मुझे आपके किसी भी फेल में मुदाखलत करना खुद भी अच्छा नहीं लगेगा। कम से कम इतना भरोसा तो हमारे इस रिश्ते की बुनियाद में होना चाहिए। बिल्कुल, ये रिश्ता भरोसे पर ही चलता है। मेरा ख्याल था रानिया ने तुम्हें बता दिया होगा, मगर फिर जब मैंने तुम्हें जज किया तो अंदाजा हुआ कि तुम लाइल्म हो। मैंने सोचा मेरा ऐसा कोई भी अमल जिससे तुम लाइल्म हो तुम्हारे सामने करना तुम्हारे लिए शौक होगा, इसीलिए अपनी महफिल समेट ली। मैं अजनबी या गैर नहीं, आप मुझसे सब कह सकते हैं। इरिज की भीगी भीगी खूबसूरत आंखों में अपनायत का इतना गहरा तासुर था कि सिकंदर अली जैसे हार सा गया। थक गया था वो तन्हाई से, अकेलेपन की अजियत से। ये अजनबियत का खोल अंदर ही अंदर उसके वजूद को तोड़ने लगा था। मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्या कहूँ। उसे अपना पंदार बहुत अजीज था। कैसे अपना दामन फैलाता, किस तरह कहता कि बचपन से तन्हाई तन्हाई और बस तन्हाई ही उसकी साथी थी। हर रिश्ते में यही तन्हाई उसकी रफीक रही थी। वो पल जब बच्चा माँ की आगोश में हर खौफो अजियत से बेखबर सिमट कर सोता है, वो पल उसने खिलौनों से भरे कमरे में तन्हा काट में अपनी बाहों में सिमट कर गुजारा था। हर बार लड़खड़ाकर गिरते वक्त उसकी बेचैन आंखों ने ममता भरे हाथों की उम्मीद पर इधर से उधर सफर किया था, लेकिन हर बार उसे खुद उठना पड़ा था। मम्मा को अपनी सोशल एक्टिविटीज में कभी ये ख्याल ही नहीं आया था कि बाहर की दुनिया को संवारते संवारते उन्होंने सिकंदर को किस खाई में धकेल दिया था। एक ऐसे अंधेरे कुएं में जहां उम्मीद की रोशनी नहीं थी, जहां जीने की उमंग नहीं थी, जहां उसे अपने ही वजूद का एहसास नहीं था। उसने होश संभालते ही खुद को दुनिया के हल्ले गुल्ले में गुम कर देना चाहा, लेकिन अंदर के खला और सुकूत में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आज भी वैसा ही था। ये खला, ये सुकूत जीनी के आने से टूट गया। जीनी एक मशरकी मर्द की वजाहत और शख्सियत से मुतासिर हुई थी। उसके असूलों से समझौता करने को तैयार नहीं थी। बहुत मुख्तसर अरसे में ही वो ऊब गई थी। उसे सिकंदर एक दकियानूसी सख्तगीर इंसान दिखाई देने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मिजाज बिगड़ने लगा था उसका। मोहब्बत की सूरत बिगड़ जाए तो यह जिंदगी की सबसे बड़ी अजियत बन जाती है, और सिकंदर ने जीनी को छोड़कर जिंदगी की इस सबसे बड़ी अजियत से छुटकारा पाया और पाकिस्तान वापिस आ गया। मगर रोग तो कहीं अंदर था जिसकी दवा कहीं नहीं थी। खला तो कभी भरने वाला नहीं था। वो आखिर करता भी तो क्या। फिर से मसनूई सहारों पर तकिया करने लगा। ईरज ने डुबडुबाई आंखों से इतराफ करते सिकंदर को देखा और बेचैनी से उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। मैं आपके साथ हूँ, आप जो चाहे करें। किसी जगह किसी मुकाम पर कभी आपको यह एहसास नहीं होगा कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। हसास ईरज का दिल इस तरह उसके दर्द में डूबा कि उसे यूं लगा कि वो तो जन्म से सिकंदर को जानती है। मोहब्बत पाने के लिए जिंदगियां भी कम पड़ जाती हैं, और कभी कभी अदराक का एक लम्हा मोहब्बत जैसी दौलत दामन में डालकर चला जाता है। और अदराक का वो लम्हा शायद इन दोनों पर मेहरबान हो गया था। सिकंदर ने नजर भरकर अपनी जिंदगी की साथी को देखा, जिसके चेहरे पर एक अलोही रूप था। आंखों में खलूस की चमक और मुस्कुराहट में सच्चाई थी। आंखों की नमी और चेहरे की मुस्कुराहट ने अजीब धूप चाँव का सा मंजर बना दिया था।
मैं नहीं जानता मोहब्बत क्या है। मैं नहीं जानता अंदर के खला को कैसे पुर किया जाता है। मुझे ये भी नहीं पता कि रिश्ते किसी भी इंसान के अंदर किस तरह जज़्ब होते हैं। मैंने अपने इर्द-गिर्द अजनबियत के सिवा कुछ भी नहीं देखा, ना महसूस किया। हाँ, मगर कभी-कभी ऐसा होता है ना कि दिल खुद ब खुद एतबार करने को चाहता है। मुझे लगता है मैं तुम पर एतबार करने लगा हूँ। उसकी आँखें अभी भी झुकी हुई थीं, मगर होठों पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई। इरज को यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि ये वही सिकंदर है। मैं वादा तो नहीं करता कि दुनिया का सबसे अच्छा शरीक-ए-ज़िंदगी बनूँगा। हाँ, इतना यकीन ज़रूर दिलाता हूँ कि मैं खुद को अच्छा बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मैं खुद को बदलने की कोशिश करूँगा इरज। उसकी नज़रें अपने मज़बूत हाथों पर जमी हुई थीं, जो इस वक़्त भी इरज के मोमी हाथों में मुक़य्यद थे। मुझे इंसानों पर भरोसा करना नहीं आता, क्योंकि मेरे करीबी, मेरे बहुत प्यारे रिश्तों ने ही मुझे नहीं सिखाया था कि सबके दरमियान होते रहते हुए हमें सबके साथ ताल्लुक़ को निभाना पड़ता है। और ताल्लुक़ निभाने के लिए एतबार करना बहुत ज़रूरी हुआ करता है। रानिया लड़की है, उसके मिज़ाज में लचक है, माहौल के हिसाब से खुद को ढालने की सलाहियत भी है, लेकिन मैं तो मर्द हूँ, जिसके पास 1001 तरगीबात हैं, बिगड़ने के हज़ार हा मौके और बहाने हैं। ऐसे में तन्हाई ने मेरे अंदर पंजे गाड़कर मुझसे बहुत कुछ गलत करवाया है इरज। मगर अब तुम आ गई हो ना, तुम इस मोज़ी तन्हाई को मेरी रूह से निकालने में मेरी मदद करोगी ना? वो किसी मासूम से बच्चे की तरह उसके चेहरे पर अपने सवाल का जवाब खोज रहा था। एक आस और उम्मीद उसकी आंखों से झलक रही थी। हर बिगाड़ को सुधार का मौका दिया जाना चाहिए, हर मनफी को मुस्बत में बदलने की कोशिश होनी चाहिए कि ये तो कानूनी कुदरत है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। हर रात के बाद सवेरा लाज़मी है और हर ज़वाल के बाद अरूज का आना भी यकीनी है। इरत जानती थी इसके हमरा उसके माँ-बाप की दुआएँ भी थीं और रब पाक की तरफ से अता करदा सब्र व क़नाअत की सलाहियत भी। बहुत से मामलात में ज़ुबान साथ छोड़ देती है या फिर इंसान अपना मौक़िफ़ ठीक तौर पर बयान नहीं कर पाता। इरज का दिल भी इस वक़्त बहुत बेचैन था। बहुत कुछ था जो वो कहना चाहती थी, लेकिन ज़ुबान जैसे गंग थी। जब अल्फ़ाज़ ने उसका साथ नहीं दिया तो उसने खामोशी से अपना सर सिकंदर के कंधे से टिका दिया और सिकंदर को अपने हर सवाल का जवाब मिल गया। उसे अपने बाजुओं के हिसार में लेते हुए एक भरपूर तमानीत भरी सांस उसके अनाबी लबों से खारिज हुई। बहुत सा बोझ कंधों से सिरका और जो बाकी था उसे धोते हुए अब सिकंदर ने न थकना और न हारना था, क्योंकि उसे अपनी शरीके ज़िंदगी का साथ मिल गया था। तन्हाई की तवील शब ढल चुकी थी और वसल का सवेरा इन दोनों का मुंतज़िर था। ओके जी, तो स्टोरी कंप्लीट हो गई है। कमेंट्स में लाज़मी, लाज़मी, लाज़मी आपने बताना है कि स्टोरी कैसी लगी। मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी है। और आपने क्या करना है, लाइक लाज़मी करना है। लाइक लाज़मी किया करें ताकि हमें थोड़ी-सी एप्रिसिएशन तो चाहिए ना। मेरी तबीयत मतलब कुछ दिनों से इतनी ख़राब थी, इतनी शदीद ख़राब थी और खाँसी मेरी अब जाकर कुछ ठीक हुई है, वरना अदरवाइज़ ये होता है कि मैं 2 लाइन्स पढ़ती हूँ और मुझे खाँसी आने लगती है। मैं फिर स्टॉप करती हूँ, फिर 2 लाइन्स पढ़ती हूँ, तो बहुत-बहुत मुश्किल से मैंने पिछली रिकॉर्डिंग सारी की हैं। आज की जो रिकॉर्डिंग है वो थोड़ी मेरी पुरसुकून गई है, वरना तो मेरी रिकॉर्डिंग्स का हाल ही बहुत बुरा हो गया था। तो काइंडली कमेंट्स चाहिए मुझे आपके, मुझे आपका लाइक चाहिए और मुझे आपका सब्सक्राइब चाहिए। तो लाज़मी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान के बाबरकत महीने में तो आप सब रोज़े भी रख रहे होंगे। तो रोज़े के साथ जो भी दुआ की जाती है वो कबूल होती है, तो मुझे अपनी दुआओं में आपने सबने लाज़मी याद रखना है। और ओके जी, नेक्स्ट स्टोरी के साथ इंशाल्लाह जल्दी आ जाऊँगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।